डॉट वाली इंडिया की अलायंस, जिसको मैं रीब्रांडेड यूपीए कहता हूँ। मेनी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट एस्पिरेशंस के जो लोग हैं वो साथ में इकट्ठा हुए हैं, परंतु अभी भी एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट ये लोग अपना अनाउंस नहीं कर पा रहे। इन सब पार्टीज में एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने की एबिलिटी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पहले कह दिया कि हम अपना प्राइम मिनिस्टीरियल उम्मीदवार हम नहीं होना चाहते हैं, और अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, जब भी कोई पोल जो पार्टी रहती है, अगर उसका प्राइम मिनिस्टीरियल उम्मीदवार नहीं होता तो वो सरकारें कभी चल ही नहीं सकती हैं। इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कि सेक्युलरिज्म इज नथिंग बट हैज बीन यूज्ड एज अ टूल टू स्प्रेड एंटी हिंदुइज्म। आई डोंट थिंक ये लोग फाइट कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। ये लोग फाइट करेंगे बीजेपी 230 से 250 के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाए, और उसके बाद जाके जो है हम लोग आगे चल के सोचेंगे। दैट्स द रियल एजेंडा। इलेक्शन के वक्त क्या कर रहे हो उससे नहीं जीता जाता है, नॉन इलेक्शन टाइम में आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देयर इज नो अदर पार्टी इन द ऑपोजिशन व्हिच कैन गेट ट्रिपल डिजिट। जो भी नेक्स्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर का होगा, दैट विल इवेंचुअली बी अ मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन आर्टिकल 370. दैट इज हाउ ऑल द वर्ल्ड विल प्रोजेक्ट इट। पीपल वर टायर्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, जो कॉमन आदमी। इसीलिए आम आदमी पार्टी ऑलवेज इज लाइक अ न्यू डिश इन द मार्केट। जहां जहां वो जीती है एक तरफा, वो तब जीती है जब लोग बाकी पार्टी से त्रस्त हो गए और उस नई पार्टी को मौका देना चाहते, तभी 90 सीट तक पंजाब टच किया, दिल्ली 67 टच किया। वेदर कांग्रेस रिवाइव्स मोर और बीजेपी इज एबल टू चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ पंजाब, दैट हैज टू बी सीन। व्हेन यू स्टार्ट टू वोट एज ब्लॉक, दैट इज वेयर योर डेप्रिसिएशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस ऑन डेवलपमेंटल पैरामीटर्स। एंड देन उसकी अति हो गई थी। और देश में सिंपल चुनाव मेरे हिसाब से 24 का यही होगा कि क्या भाई प्रो मोदीज्म ज्यादा है कि एंटी मोदीज्म ज्यादा है, क्या लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं किसी और को चाहते हैं। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते। टीजेडी पॉडकास्ट के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जन की बात के फाउंडर, आपके जाने पहचाने प्रदीप भंडारी जी, और उनसे हम बात करेंगे आज की राजनीति की, घटनाओं की, और जो भी विचार विमर्श चल रहे हैं उनकी सबकी। आपका स्वागत है प्रदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपके इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स इतने कम समय में आपने क्रॉस किए, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड फीट। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप बताइए कि अभी जो लेटेस्ट जो हमने देखा है, आजकल जो चर्चा चल रही है, वो है कि एक डॉटेड इंडिया बनी है, इंडिया विद डॉट्स। अभी तक तो इंडिया शुद्ध हुआ करती थी, उसमें बीच में कोई गैप नहीं होता था, अब एक इंडिया विद डॉट्स है। तो क्या हम 2024 में इंडिया विद डॉट्स वर्सेस भारत देखेंगे? देखिए संजय जी, नैरेटिव तो यही सेट हो चुका है, बट बात यह है कि जब ये इंडिया डॉट वाली इंडिया की अलायंस, जिसको मैं रीब्रांडेड यूपीए कहता हूँ, जिसमें जब इसकी घोषणा हुई थी तो पहले दिन पे ही कंफ्यूजन था। अगर आप देखेंगे, पहले इन लोगों ने सोचा था कि IND का जो थर्ड डॉट है वो डेमोक्रेटिक होगा, तो कुछ इनके लीडर्स ने डेमोक्रेटिक ट्वीट करना शुरू करा। उसके बाद खरगे जी स्टेज पे आए और खरगे जी ने जाके कहा कि डेवलपमेंटल, फिर उन सबको चेंज करके डेवलपमेंटल करना पड़ा। बट बॉटम लाइन ये है कि इन सब ने एक चीज तो एक्सेप्ट कर ली है कि जो 10 साल का यूपीए का शासन था वो इनके ऊपर एक बैगेज है, इसलिए वो खुद जो है इससे हटना चाहते हैं। अदरवाइज व्हाई वुड दे रीब्रांड देमसेल्फ एज I.N.D.I.I.A। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट इनकी तरफ से हुआ है। सो दे हैव फर्स्ट एक्नॉलेज्ड, और मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए एक फुल टॉस दे दी गई है बैटिंग करने के लिए, ना कि यॉर्कर, ना कि बीमर, ना कि बाउंसर। ऐसा लग रहा है कि जो यूपीए वाला जो बच्चा था वो टीनेज से बाहर नहीं आ पाया, 19 वर्ष की उम्र में ही उसका देहावसान हो गया। ऐसा लग रहा है कि उनके मम्मी पापा ने बोल दिया कि अब बेटा तुम हमारे नहीं हो, अब जाके किसी और को इन लोगों ने कर दिया और नए बच्चे को गोद लेने की कोशिश कर रहे हैं। बट एसेंस ये है कि मम्मी पापा तो वही हैं उसके। सो भले ये कितना भी नाम चेंज कर लें, बट अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट रीब्रांडेड यूपी अलायंस। पर मुख्य बात इसमें ये संजय जी, मुझे लगता है कि ये अभी तक एक बात नहीं सॉल्व कर पा रहे कि देश जो है वो एक लीडर वाले इलेक्शन में जा चुका है। भले स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे लीडर्स को वोट इन किया जाता है, लीडर्स को वोट आउट किया जाता है, और हमने ये अक्रॉस स्टेट्स देखा है और सेंटर पे भी देखा है।
तो अल्टीमेटली ये मैनी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट एस्पिरेशंस के जो लोग हैं वो साथ में इकट्ठा हुए हैं, परंतु अभी भी एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट ये लोग अपना अनाउंस नहीं कर पा रहे। और एक प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन में जो स्टेट लेवल पे भी हमने देखा है, बीजेपी ने जब बंगाल में नहीं अनाउंस किया था तो दे कुड नॉट विन अगेंस्ट ममता बनर्जी। सिमिलरली यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ वाज देयर, सो बीजेपी कुड विन इट। लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो 2 बार ऐतिहासिक, इनफैक्ट ज्यादा वोट शेयर, ज्यादा सीट शेयर से जीते, क्लोजिंग द रिकॉर्ड ऑफ 1984 1989 ऑल्सो। तो ये इनका जो एक डीएनए सोच रहे हैं कि रीब्रांड करके रख जाएंगे, तो ऐसा मुश्किल है। और एक और बात है संजय जी जो आपने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्व की होगी कि जब ये हुआ अलायंस, तो कांग्रेस पार्टी ने पहले कह दिया कि हम अपना प्राइम मिनिस्टरियल उम्मीदवार हम नहीं होना चाहते हैं। और अगर आप ऐतिहासिक रूप से देखेंगे, जब भी कोई पोल जो पार्टी रहती है, अगर उसका प्राइम मिनिस्टरियल उम्मीदवार नहीं होता तो वो सरकारें कभी चल ही नहीं सकती हैं। आई के गुजराल के वक्त भी ये देखने को हमको मिला था, देवेगौड़ा जी के वक्त भी ये देखने को मिला था। तो क्या ये रीब्रांडेड यूपीए कांग्रेस पार्टी पीछे से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और एक अस्थायी सरकार लाने का उनका बेसिकली प्लान है, जो मैं रीड बिटवीन द लाइंस कर रहा हूँ। और एक और बात ये संजय जी कि अल्टीमेटली ये राहुल गांधी को कोट अनकोट रीलॉन्च करने का एक और इनका माध्यम है। तो ये लोग वेट कर रहे हैं जो 4-5 असेंबली इलेक्शंस के चुनाव होंगे, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरीके से वो वीडियो का अपनी सीरीज, इंस्टाग्राम वीडियो सीरीज शुरू करी थी, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ, कभी धान के साथ में, तो वो और जाके हो सकता है कि सब लीडर्स जो है राहुल गांधी को डिक्लेयर कर दें। अभी इनमें कॉन्फिडेंस होता हुआ नहीं दिख रहा है। शायद इसलिए भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके कन्विक्शन पर स्टे आना बाकी है, तो वे उसकी भी उम्मीद कर रहे होंगे कि भाई वो आ जाए, उसके बाद फिर हम बात करें। ये भी एक संभावना है। आपने दूसरी बात की कि कांग्रेस जो है वो पीछे से बैक सीट ड्राइविंग करना चाहती है शायद। तो ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जो है वो, जैसे सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को ढूंढ निकाला था बैक सीट ड्राइविंग के लिए, वैसे राहुल गांधी भी किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश कर रहे हों जिसकी वो बैक सीट ड्राइविंग कर सके। मैं सहमत हूँ आपसे। अगर आप राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर देखेंगे तो एक मैगजीन है, उसने उनको जितनी बार रीलॉन्च किया उतनी बार सोनिया गांधी ने भी नहीं सोचा होगा राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए, जितनी बार उस मैगजीन ने पिछले 10-12 सालों के 10 नहीं इनफैक्ट 15 सालों में अपने कवर पेज पे राहुल गांधी को रीब्रांड करा नए नए एडजेक्टिव्स के साथ में। तो सोनिया गांधी भी सोचती होंगी कि यार इतनी बार तो मैंने भी नहीं सोचा होगा कि मेरे बेटे को रीब्रांड किया जा सकता है जितनी बार आपने करके देखा। पर इन सब में एक कॉमन रही कि राहुल गांधी इज नेवर विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी और नेवर विलिंग टू बेसिकली कंट्रोल। क्या है कि पावर किसी और के पास रहे और दिखे कोई और। तो अगर हारो तो उसको बलि का बकरा बना दो, जीतो तो बोल दो कि भाई अल्टीमेटली तो गांधी परिवार से हुआ है। सो मैं आपसे सहमत हूँ कि ये सोनिया गांधी जी का जो मॉडल है वही राहुल गांधी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज वाई आई पर्सनली बिलीव दैट देयर एक्सपेरिमेंट जो उनका मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में है, वो एक्सपेरिमेंट को एक आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। और हो सकता है आगे चल के कांग्रेस इन असेंबली इलेक्शंस में ठीक ठाक परफॉर्म कर ले तो ये लोग कोई कंसेंसस नॉन गांधी को ही फेस जो है वो प्रोजेक्ट करें, प्रोवाइडेड बहन और भाई साथ में इनके बीच में समन्वय बैठे। क्योंकि दिखने को तो दिखता है, पर अगर आपको याद होगा एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक दूसरे का स्टेज पे हाथ पकड़े थे और एकदम से फिर प्रियंका गांधी ने छुड़वाया था और हाथ इस तरीके से वो हिलाने की कोशिश, मतलब हाथ हिला रही थी और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रही थी। सो इट्स नॉट ऑल दैट इजी इन द कांग्रेस पार्टी एज जितना लगता है। अब स्टेज पे तो हमने देखी 26 पार्टी, अच्छा इस तरह के हम कई बार देख चुके हैं। आपको याद हो जब कर्नाटका जीती थी 2018 में, ममता बनर्जी ने कहा था हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जी हाँ, और सबने वहाँ खड़े होकर, उसमें तो मायावती भी थी। हाँ। और मायावती ने खड़े होकर वहाँ पर पूरा सबके साथ मिलके, सोनिया गांधी ने मायावती का बहुत तगड़े से हाथ पकड़ के और उसको उठाया था। और बाद में पता चला कि जब 2019 का चुनाव आया तो सारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो ये दोबारा उसका रिपीट तो नहीं होगा? संजय जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है और मुझे लगता है कि ये सब के सब जो है ये बहुत लूजली एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और मुझे कोई एक बहुत सीनियर लीडर ऑफ द रिकॉर्ड कह रहा था जो उस पार्टी की मीटिंग में गया था, तो उनने कहा था कि यार कांग्रेस का अहंकार बहुत बढ़ गया है, कांग्रेस हमारे साथ कुछ नेगोशिएट करने के लिए तैयार ही नहीं हो रही और सिर्फ अपने एंगल से ही नेगोशिएट करना चाह रही है। और अगर ऐसी अभी स्थिति, तो अगर ये कोई असेंबली इलेक्शन जीत गया आने वाले में तो कांग्रेस किसी की नहीं सुनेगी। एंड दिस इज वन, मैं नाम नहीं लेना चाहता बट दिस इज वन ऑफ द लीडर्स जो उस मीटिंग के अंदर गए थे। सो पॉइंट नंबर 1 तो ये है। दूसरी बात आपको याद है संजय जी की जो सबसे बड़ा
ये ऑपोजिशन यूनिटी, महागठबंधन, रीब्रांडेड यूपीए, INDIA अलायंस, ये सब एक ही है। पर इसका जो मेन जो टेस्ट था वो था समाजवादी पार्टी और BSP का साथ में आना। उससे बड़ा टेस्ट और उससे स्ट्रॉन्गर अलायंस नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू ट्रांसफर वोट्स। और उसमें भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 60 क्रॉस करती है और कंप्लीट वोट ट्रांसफर दोनों के बीच में नहीं होता है, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मायावती के इस अलायंस में ना होकर, KCR जिनका खुद का एक वोट है तेलंगाना में, उनके इस अलायंस में ना होकर, नवीन पटनायक जिनका उड़ीसा के अंदर वोट है, उनका इस अलायंस में ना होकर, या जगन रेड्डी जिनका आंध्र प्रदेश के अंदर वोट है, उनका इस अलायंस में ना होकर, ना कम से कम मान के चलिए 25-30 सीट जो लोग अपने तीनों के बीच में जीतने की क्षमता रखते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर ये सिर्फ फोटो ऑप वाला अलायंस का क्या लॉजिक हुआ? फॉर एग्जांपल अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में भी आ गए उत्तर प्रदेश में, तो अभी के असेंबली इलेक्शंस के अंदर 90% से ज्यादा सीट्स पे कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। मैंने 2 पुशअप करी थी टीवी स्टूडियोज में, कांग्रेस पार्टी मेरे को ट्रोल करना चालू हुई थी, उनकी 2 ही सीट्स आई थी उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में, और इनफैक्ट मेजोरिटी विमेन वोट भी उनको नहीं मिला था, लड़की लड़ सकती हूँ, बिग फ्लॉप। तो क्या ऐड करेगी कांग्रेस पार्टी? मैक्स टू मैक्स 1 या 2 सीट दे देगी समाजवादी पार्टी। अब क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं दिल्ली और पंजाब में? मतलब किसी एक पार्टी को अपनी बेस को गिव अवे करना पड़ेगा। अब क्या कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर जहां उसकी 7 to 8 सीट्स है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो गिव अवे कर पाएगी आम आदमी पार्टी को? क्या दिल्ली के अंदर जहां दोनों पार्टी 7 सीट लड़ना चाहती है, कैसी स्थिति उस पर रहेगी? और बात यह है कि कई एरियाज के अंदर संजय जी बीजेपी वोट जो जीती है 50% से ज्यादा वोट जीती है। तो अगर देश ये मन बनाता है कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री तीसरी बार देखना है, तो ये लोग वोट ट्रांसफर आपस में नहीं कर पाएंगे। और एक रिसर्च कहती है जो हम लोग ने भी करी है कि ऐसी स्थिति में जहां पे ये जो अलायंस पार्टी साथ में आती है, उसमें जो मेन प्रिंसिपल पार्टी है विच इज द कांग्रेस पार्टी, अगर वो पार्टी स्ट्रांग नहीं रहती है तो उसका वोटर इन सब रीजनल अलायंसेज में बीजेपी या दूसरे नेशनल पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बीजेपी का जो अलायंस है एनडीए का, दीज आर विद स्मॉलर पार्टीज which will not have a lot to bargain at the table. से अगर ओम प्रकाश राजभर को आप लेके आ रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो गाजीपुर की सीट जो पिछली बार आप हारे थे उसमें मदद कर सकता है। बट फॉर एग्जांपल एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कौन सी सीट्स को इंपैक्ट कर सकती है लार्जर लेवल पे? बिकॉज दोनों तो सेम कॉम्पिटिटिव वोट के लिए आ रही है, सो इट्स नॉट एडिंग अ न्यू सोशल क्लास। सो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के नेचर के अंदर। और मैं आपसे सहमत हूं कि जिस तरीके से आपने ये बात को रखा है कि आगे चल के आप यही देख सकते हैं कि ये जो चूर चूर वाला है ये फोटो अब तक ही सीमित रहेगा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ नुएंसेस व्हिच दे विल बी फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। आप देखिए जब इनने हुआ तो बृंदा कराट बाहर आई, उन्होंने बोला कि भाई हमारा जो पूरा ऑपोजिशन यूनिटी का प्लान के जो बंगाल में हो रहा है उसको हमको रिजेक्ट करना चाहिए। फिर ममता बनर्जी ने लेफ्ट को बोला कि जो तुम बंगाल में कह रहे हो सिर्फ बंगाल में ही वायलेंस नहीं हो रहा है, तुम्हारे लेफ्ट के राज्य केरला में जाकर देखो। तो ये लोग कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एग्री करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इनके लिए बहुत कठिन है। उत्तर प्रदेश की बात आपने की कि समाजवादी कांग्रेस साथ में भी आ जाए, तो अब समाजवादी पार्टी तो इस समय लगभग ये समझ लीजिए कि ऑपोजिशन स्पेस रूल कर रही है वहाँ पे। बीएसपी भी लगभग समाप्त प्राय दिख रही है वहाँ पर, एक ही आया लगा, उनके वोट फिर भी 12% वोट ले आए थे वो। कांग्रेस की जो 2 सीटें असेंबली में आई थी, वो एक तो प्रमोद तिवारी की आती है, वो तो आप जानते हैं उनका हिसाब किताब तो राजा भैया जैसा ही है, प्रतापगढ़ वही जिला है। दूसरी जो आई थी वो आ गई थी धोखे से कि 5 बार का हारा वीरेंद्र बेचारा जी, तो उसको भी उनकी मानो आप या वीरेंद्र जी की मानो, वो अलग बात है। प्रश्न ये उठता है कि यदि 2 सीटें दे भी दी अमेठी और रायबरेली की उत्तर प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस की क्षमता इस बार रायबरेली सीट को भी निकालने की है? मुश्किल है, क्योंकि जितनी सेकेंडरी रिपोर्ट्स आ रही है, मैंने प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, इनफैक्ट अमेठी के अंदर तो स्मृति ईरानी ने लोग कहते हैं काफी काम किया है वहां पे ग्राउंड पे। अब रायबरेली की बात है, अगर मैं अमेठी और रायबरेली की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंपेयर करूं तो अमेठी इज वे अहेड सिंस द बीजेपी गॉट दैट सीट। तो इस बार जरूरी भी नहीं है कि रायबरेली का वही रहे कि भाई सोनिया गांधी है, गांधी परिवार है, तो हमको जीतना ही जीतना। इट विल नॉट बी दैट इजी फॉर द कांग्रेस पार्टी। सो कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश इज नियर टू नेग्लिजिबल।
ये क्योंकि कांग्रेस राजनीति की बेसिक्स को नहीं, विंडो ड्रेसिंग अगर आप करोगे और बेसिक पे नहीं जाओगे, आपने क्या कार्यकर्ता बिल्ड किया, क्या आपने आइडियोलॉजी बिल्ड की, क्या आपने संगठन बिल्ड किया, क्या आपने लीडर बिल्ड किया, क्या चुनाव हारने के बाद भी आपने अपनी पार्टी को कैसे रिवाइव करना उसको सोचा, नहीं सोचा। तो आप किस मॉडल पे हो? आप आउटसोर्सिंग मॉडल पे हो। अच्छा इधर मेरा ज्यादा नहीं तो चलो अखिलेश को दे दो, अच्छा इधर चलो ममता को दे दो। तो बेसिकली आप क्या रहे, पहले एक नेशनल पार्टी थे, अब आप एक लार्जर रीजनल पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो अगर आप ये स्टेट इलेक्शंस नहीं जीत पाए। सो इट यू आर फर्स्ट ट्रिपल डिजिट पार्टी, राइट नाउ यू हैव बिकम अ डबल डिजिट पार्टी। आप हाफ सेंचुरी सीट्स भी लोकसभा में लाने के लिए आपको दिक्कत हो गई है। और मुख्य बात इसमें संजय जी है कि कांग्रेस पार्टी को जितना वोट पड़ा है उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है 2009 से लेके 2019-24 के बीच में। फॉर एग्जांपल कांग्रेस को लगभग 11 करोड़ वोट पड़ा था 2009 के इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शन। 2014 में भी उसको 10 करोड़ 60 लाख वोट पड़ा, 2019 के इलेक्शन में भी उसको 11 करोड़ समथिंग वोट पड़ा था। उसी में ब्रैकेट में आप ओवर कर रहे हो। वहीं बीजेपी को जहां 7 करोड़ वोट पड़ा था 2009 में, वो बढ़ गया आपका अराउंड 17-18 करोड़ 2014 में और 22 करोड़ पे पहुंच चुका है 2019 में। तो वोट उधर उसका बढ़ रहा है, बट कांग्रेस पार्टी का वोट ग्राफ बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है, विच मीन्स दैट आपकी जो अपील है नेशनली वो बढ़ नहीं रही है, उसी लेवल पे है जो पहले से थी। दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू, और इसलिए आप सीट्स भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब ये एक और देखने वाली बात होगी कि भाई 26 साथ में तो खड़े हो गए, लेकिन जैसा अभी आपने वृंदा कराड़ का उदाहरण दिया, इनके अपने अपने इश्यूज हैं अलग अलग स्थानों पर। फिर कांग्रेस जहाँ शक्तिशाली है वो वहाँ पर किसी को स्पेस देने वाली है नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो एक भी सीट किसी और को देंगे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, या आप ये मान लीजिए कि हरियाणा में, पंजाब में तो पता नहीं क्या होगा, आजकल स्थिति उनकी ठीक नहीं। वैसे तो 10 सीटें लेके आए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उनको एक तरह का वो अहंकार तो है ही। तो यदि कांग्रेस किसी को कोई सीट अपने शक्तिशाली गढ़ों में नहीं देने वाली, तो दूसरे लोग फिर कांग्रेस से क्या अपेक्षा करते हैं? उदाहरण लें बिहार का। मैं सहमत हूँ आपसे। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे संजय जी की इशू क्या है, कि मैं वापस से कह रहा हूँ कोर इशू क्या है। कोर इशू ये है कि इन सब पार्टीज में एक दूसरे को वोट ट्रांसफर करने की एबिलिटी नहीं है, विच मीन्स दैट कांग्रेस इन बिहार डज नॉट एड एनीथिंग टू आरजेडी's kitty. Similarly, RJD in say for example any other Hindi heartland state cannot add anything. तो अल्टीमेटली जो डेरेक ओब्रायन का फॉर्मूला था कि भाई हम सब मिलकर हर जगह सिर्फ एक ही उम्मीदवार को उतारेंगे, उसका कुछ लॉजिकल रैशनल बेसिस नहीं है। अगर संजय दीक्षित 10 वोट के साथ आ रहे हैं, प्रदीप भंडारी 10 वोट के साथ आ रहा है, संजय दीक्षित अपने 10 वोट प्रदीप भंडारी को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो बात है 20 वोट की। बट अगर संजय, जहां प्रदीप भंडारी लड़ रहा है वहां संजय दीक्षित का वोट ही नहीं है, तो संजय दीक्षित मेरे साथ आए तो ऑप्टिक्स के अलावा तो ग्राउंड पे तो फर्क नहीं कर रहा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मैं यही कह रहा हूँ डिफरेंस है, विच मीन्स कि अगर एलजेपी के साथ बीजेपी ने बिहार में अलायंस किया तो उसका एक वोट है पासवान वोट जो 6% बीजेपी को ऐड करेगा। ओम प्रकाश राजभर का कुछ 10-12 हजार कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट ऐड करेगा, वो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में फर्क डाल सकता है। यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। अगर कांग्रेस अखिलेश यादव के साथ जुड़ गई तो मुसलमान वोट वैसे भी जो व्यक्ति बीजेपी को हरा सकता है उसी को वोट डालेगा। अभी भी ऐसी स्थिति होने वाली है। सो माय क्वेश्चन इज कि यू आर अल्टीमेटली ऑल फाइटिंग फॉर द सेम कॉम्पिटिटिव वोट। और ये देश जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। देश क्लैरिटी के लिए हमेशा वोट करता है। ये कोई भी आप इलेक्शन उठा के देख लीजिए, कंफ्यूजन के लिए कहीं वोट नहीं करता है। लोकसभा इलेक्शंस आप देख लीजिए 14-19 के, बंगाल इलेक्शंस देख लीजिए, अगर आप बंगाल इलेक्शंस के साथ में दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, आप अभी उठा के तमिलनाडु का चुनाव देख लीजिए, गुजरात का चुनाव देख लीजिए, आप कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, दे हैव ऑलवेज वोटेड फॉर क्लैरिटी एंड दे आर सो क्लियर कि उड़ीसा में असेंबली में नवीन पटनायक को 3/4 बहुमत और बीजेपी को 8 सीट, विच इज मोर देन 50%। सो मेरा मानना यही है कि इट इज गुड फॉर ऑप्टिक्स, एट सम सीट्स it can have an impact, but इसकी एक और बात संजय जी है कि none of them if you see implicitly, I don't think कि ये लोग फाइट कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। ये लोग फाइट करेंगे कि बीजेपी 230 से 250 के बीच में रिस्ट्रिक्ट हो जाए और उसके बाद जाके जो है हम लोग आगे चल के सोचेंगे। दैट्स देयर रियल एजेंडा। तो वो शुरू से ही डिफीटिज्म है। I personally believe that because their strategy is not to win, because none of them at the present moment on the ground can become a triple digit seat player. So their only objective is कि भाई हम लोग कुछ सीट वाइज कॉम्बिनेशन से बीजेपी को 272 से नीचे ले आए, समवेयर 230, 240, 250। ऐसी स्थिति में हम लोग एक कोट अनकोट वीकर एनडीए के साथ में नेगोशिएट करेंगे, नॉट अ कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग एनडीए के साथ। अगर 2019 से तुलना की जाए तो आप पाएंगे कि 2019 में
कांग्रेस जो थी वो 3 स्टेट इलेक्शन जीत के और एक बड़े हाई पर थी। उसने राजस्थान जीता था, एमपी जीता था और छत्तीसगढ़ जीता था। तीनों हार्टलैंड स्टेट उन्होंने जीती थी। उसके थोड़े दिन पहले वो कर्नाटका जीत चुके थे। तो वो जो स्थिति थी कांग्रेस की, उसके बाद भी उनका इतना बुरा हाल हुआ। तो यह स्थिति इस बार तो नहीं आने वाली है जो आपके स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, क्योंकि तेलंगाना में उनका कोई स्कोप नहीं है। स्कोप बीजेपी का भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बीजेपी का वहाँ कोई बहुत ज़्यादा स्टेक पहले कभी था भी नहीं। छत्तीसगढ़ देखें तो छत्तीसगढ़ में उनके ठीक ठाक चांसेस अभी लग रहे हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है। क्या कर रहे हैं हमारे मामा जी को और कोई सपोर्ट मिल जाए, मामा जी के साथ कहते हैं कि साहब मामी फैक्टर है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर ले तो ठीक हो जाएगा। राजस्थान में तो अशोक गहलोत जी ऐसा लगता है कि रिपीट कर पाना मुश्किल है। तो कांग्रेस यदि उनका बेस्ट केस सिनारियो भी लेके जाएं तो इलेक्शन में 2019 से तो माइनस में होते हुए इलेक्शन में जाएगी 2024 के। मैं इन एसेंस संजय जी से सहमत हूँ। अब बात दरअसल क्या है कि कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि राहुल गांधी को रीब्रांड करके वो बहुत ज्यादा बड़ा वो अचीव कर चुकी है इन टर्म्स ऑफ वोटिंग। नाउ 2 इशू हैं इसमें। पहला चीज ये है कि जो आपने स्टेट लेवल का एनालिसिस किया, आई एम इन कॉन्सोनेंस विद इट, देयर इज नो इफ एंड बट विट। ग्राउंड पे सिचुएशन अभी की स्थिति में यही है कि मध्य प्रदेश इज समवेयर व्हिच कैन बी इट कैन बी एन आइदर वे इलेक्शन। बीजेपी बैंक कर रही है कि लाडली बहना के जरिए महिला वोट उसको ज्यादा मिल जाएगा। कांग्रेस फ्री सिलेंडर पे बैंक कर रही है, 18 साल हो गए सरकार को, उसकी एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी से बैंक कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ऑन द ग्राउंड इज इन अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर पोजीशन इज व्हाट द ग्राउंड पीपल से। राजस्थान 5 साल में बदलता ही है। और तेलंगाना मेरे हिसाब से बीजेपी अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए लड़ रही है, नॉट रादर देन केसीआर को डिफीट करने की पोजीशन में अभी नहीं है। और हर चुनाव 10 साल का प्रोजेक्ट होता है। तो ओवरऑल इन सेंस लोग कहते हैं कि भाई बहुत बदलाव हो गया, बहुत बदलाव हो गया, बट इफ यू सी ऑन द ग्राउंड द सिचुएशन इज सिमिलर टू व्हाट इट वाज इन फैक्ट वीकर फॉर द कांग्रेस। अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश नहीं जीतती है इन 2024 में रन अप टू, सो आई एग्री विद इट। बट एक और बात इसमें संजय जी ये है कि 14 से 19 में बीजेपी का जो जनाधार है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। 31-32% वोट शेयर आया था जब उसकी 272 सीट आई थी, और उसने 90% सीट 60% ऑफ द ज्योग्राफी से कन्वर्ट करी थी। वहीं जब 2019 का चुनाव हुआ था तो उसका वोट शेयर बढ़ के 37% के राउंड हो गया था, और उसका जो जनाधार था वो ज्योग्राफिकली भी और बढ़ गया था। उसको नॉन हिंदी हार्टलैंड से ज्यादा सीट्स आई थी। पिछली बार बीजेपी को यूपी में बिकॉज एक अलायंस हुआ था जिसके कारण वो 70 से नीचे आई थी। इस बार वो अलायंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है विद बीएसपी नॉट बीइंग देयर, और बीजेपी का जनाधार लिटरली उत्तर प्रदेश के अंदर और स्ट्रॉन्ग हुआ है। सो कैन बीजेपी रिपीट द मैजिक ऑफ 2014 इन यूपी इन 2024? नंबर 2 इज कि बंगाल के अंदर लग रहा था कि ममता वुड हैव रियली पिक्ड अप इन अ वेरी बिग वे, बट अगर मैं पंचायत इलेक्शंस के रिजल्ट्स को देखूं और नैरेटिव को देखूं विद विज़िवी लोकसभा, बीजेपी ऐसा नहीं कि पिछले 18 पे तो अभी 7-8 पे, ऐसी स्थिति अभी नहीं है। सो माय पॉइंट इज दैट ओवरऑल इफ यू सी देयर इज नो अदर पार्टी इन द ऑपोजिशन व्हिच कैन गेट ट्रिपल डिजिट। और देश में सिंपल चुनाव मेरे हिसाब से 24 का यही होगा कि क्या भाई प्रो मोदीज्म ज्यादा है कि एंटी मोदीज्म ज्यादा है, क्या लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं किसी और को चाहते हैं। जब तक मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं सब कैलकुलेशंस के परे उठ के इट विल बी अ क्लियर मैंडेट, बिकॉज स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ हिस्टोरिकली मैंने देखा है कि या तो कन्विंसिंगली जीतते हैं या कन्विंसिंगली हारते हैं, बीच का होना उनके साथ में बड़ा मुश्किल होता है। अभी तक तो कम हुआ है। सो what if this ground sentiment prevails, Sanjay ji, then I don't think Prime Minister Modi will have a difficulty coming back third time. And I think they also have a plan B with Naveen, with Jagan, and with KCR. Even with KCR, which I feel there is a plan B in operation, that if they are falling short, they have alliance partners which they can meet. तो मेरे हिसाब से बीजेपी इज इन अ वेरी सॉलिड पोजीशन इफ आई लुक एट इट इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग वोट। अब इशू ये है कि जैसे कि क्या होता है, जोश होना चाहिए चुनाव के पहले। मतलब आप ये कहते थे कि भाई भक्ति योग के साथ में वीर रस जो होना चाहिए, उससे लोगों में जोश आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो चीज है चुनाव में वीर रस जो है वो चाहिए, वो श्योर शॉट होता है। भक्ति जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। करेक्ट। So 14 was about hope, 19 was about delivery, 2024 has to be one message which is needed.
दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। तो ये अभी एक गैप है जो फिल करना बचा है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है? देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं, महाराष्ट्र जो है वहां पे अभी मैंने कोई प्राइमरी डिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, बट द पॉलिटिक्स बेसलाइन हैज चेंज देयर। नाउ बीजेपी ने सोचा कि अगर एकनाथ शिंदे अगर इस तरफ में आया तो जरूरी नहीं कि उद्धव का पूरा वोट इस तरफ आएगा, तो चलो एनसीपी का आधा वोट भी इस तरफ ले लो। तो बीजेपी ने 23 सीट जीती है 2014 में भी और 2019 में भी एज बीजेपी। तो वेदर इट कैन रिपीट दैट, वेदर द एनडीए कैन रिपीट मोर देन 40, दैट इज अ प्लेस टू रियली थिंक अबाउट, नंबर वन। नंबर टू, मेरे हिसाब से बिहार बीजेपी के लिए संजय जी वैसी पोजीशन है जैसे 2014 में पोजीशन था ना 2019 में, बिकॉज 2014 नीतीश वाज नॉट विद देम बट दे गॉट एन अलायंस विद दी स्मॉलर पार्टीज। तो बिहार इज अनदर स्टेट। नंबर थ्री, मेरे को लगता है कि बंगाल में दे हैव टू वर्क अ लॉट मोर, क्योंकि एक तो होता है परसेप्शन, सेंटिमेंट और वो। अब अगर ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट किया जाता है बाय द ऑपोजिशन एज द प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट्स इन अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो क्या वो बंगाली प्राइड की पहली बार बंगाल का प्राइम मिनिस्टर, बंगाल का प्राइम मिनिस्टर, बंगाल का प्राइम मिनिस्टर करके कैन शी गैल्वेनाइज दोज सीट्स? वी डोंट नो, बट दैट इज वेयर दे आई थिंक दे हैव टू वर्क। नंबर फोर, मेरे हिसाब से साउथ में बट दे रियली हैव टू फोकस अ लॉट मोर, बिकॉज से लास्ट टाइम आल्सो दे कुड नॉट विन सिग्निफिकेंट सीट्स। केरला अभी के लिए फॉर देम इज अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। Tamil with AIDMK alliance only they can look at converting seats, but how much? Last time they got 0 out of 39. So there is a possibility of upward, but they have to work very well there. And they have Annamalai as a strong leader, but on a Lok Sabha they need to work in an alliance with AIDMK. उसके बाद में तेलंगाना विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, क्योंकि पिछली बार 4 सीट उनकी आई थी। तो क्या उस वक्त ये 4 से नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, क्योंकि जो भी वो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरे हिसाब से कर्नाटका में दे हैव टू एंटर इनटू एन अंडरस्टैंडिंग विद जेडीएस, क्योंकि अदरवाइज देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि जो मैसूर वाली बेल्ट है उस पर कांग्रेस अच्छा कर सकती है। तो उसको अगर हॉल्ट करना है इनको, क्योंकि फर्क अभी के कर्नाटक और पहले में ये था कि पहले कांग्रेस और जेडीएस का अलायंस था, अभी कांग्रेस ने एटलीस्ट स्वीप कर दिया है कर्नाटका। So for the BJP, Karnataka repeating 2019 will be a challenge where they got 25 seats. तो मेरे हिसाब से वहां काफी वर्क उनको करने की जरूरत है। बाकी अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ बिट पॉकेट सीट्स हैं, वहां पे डेफिनेटली वर्क करने की जरूरत है। पंजाब, मेरे हिसाब से पंजाब, संजय जी, इनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आफ्टर आम आदमी पार्टी वन द इलेक्शंस, क्योंकि एक ऑपोजिशन की स्पेस खाली थी। अब आपने उस समय दे दिया है फॉर द कांग्रेस पार्टी टू आल्सो रीग्रुप। सो बीजेपी हैज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू विन सीट्स, बिकॉज जितना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिखों के लिए किया है रिसेंट पास में, बहुत कम प्राइम मिनिस्टर्स ने उतना किया होगा इन टर्म्स ऑफ करतारपुर कॉरिडोर ले लीजिए, ग्राउंड पे चीज देख लीजिए। सो आई डू बिलीव पंजाब रियली नीड्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज आफ्टर ये मणिपुर में जो हुआ है, हाउ विल द नॉर्थ ईस्ट बिलीव, ये भी देखना होगा। तो थोड़ी बात कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि पंजाब मुझे लगता है कि बड़ा रोचक वहाँ पर चुनाव हो सकता है यदि भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ी सी हिम्मत दिखाए। जैसे एक समय उसने हरियाणा और महाराष्ट्र में दिखाई थी, वैसे हिम्मत आजकल दिखती नहीं है। अब देखिए, हरियाणा और महाराष्ट्र का परिदृश्य वहीं से परिवर्तित हुआ जब हिम्मत दिखाई। बिल्कुल, हरियाणा में तो बेसलाइन ऑफ पॉलिटिक्स चेंज कर दी, विच वाज कंप्लीटली जाट डोमिनेटेड, और फिर विद मनोहर लाल खट्टर के साथ में एक नॉन जाट कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ा गया, विच इज मैं मानता हूं कि पिछले 15-20 सालों में ये वेरी न्यू एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल हुआ। बिल्कुल। तो इसी तरह का एक्सपेरिमेंट पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पंजाब में जो है इस समय एक तरह का फ्लक्स है। देखिए, एक पंथिक पार्टी थी वहाँ पे, अकाली दल करके। वो पंथिक पार्टी भी बहुत दिनों के बाद भी वो समझ गई कि वो अकेले अपने दम पर पंथिक वोट इतना नहीं है जो उसको पावर में ला सके, क्योंकि वो धीरे धीरे एक जट सिख के साथ में आइडेंटिफाई हो गई, और जट सिख का एक पोर्शन है वो पंथिक वोट। तो इसलिए आपने देखा होगा कि उसका वोट जो प्रतिशत है कभी 26-27% से आगे गया नहीं। उसके लिए उसको भारतीय जनता पार्टी की आवश्यकता पड़ी, जो हिंदू वोट, विशेषकर जो नगरीय हिंदू वोट था शहरों का, वो ला सकती थी। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे एक परिवार की पार्टी होती गई, जैसे जैसे उसमें भ्रष्टाचार की सीमाएं जो है वो लांघती गई, तो आप देखा आपने कि हिंदू वोट और पंथिक वोट दोनों उससे छिटकते गए। फिर उसने जो है वो
एसजीपीसी के सहारे जो धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया, वो सब किया, उससे जो है वो वोट बहुत कम होता गया, जिसका आपने परिणाम देख लिया कि वो 20% से कम वोट पे पहुंच गए इस बार। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो है उसके द्वारा यह प्रयास ये क्यों नहीं हो सकता कि वो भी यहाँ पर एक जट वर्सेस नॉन जट का प्रयास करे, क्योंकि आप देखें आम आदमी पार्टी ने ये आरंभ कर दिया। आम आदमी पार्टी ने, भगवंत मान ने सीधे सीधे एसजीपीसी को चैलेंज किया। जब एसजीपीसी को चैलेंज उन्होंने ये कहा करके कि भाई आपका जो है गुरबाणी के प्रसारण पे किसी का एकाधिकार और विशेषकर एक पार्टी के चैनल का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि हम एक्ट में चेंज करेंगे, जो कि उनका अधिकार नहीं है, सेंट्रल एक्ट है वो, और उसमें कंकरेंट लिस्ट से हुआ है तो वो अधिक से अधिक उसमें अमेंडमेंट करके फिर प्रेसिडेंशियल असेंट के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पर अब इन्होंने सुनील जाखड़ को बना के एक पहल तो की है, और सुनील जाखड़ बहुत अनुभवी हैं, उनका अपना बेस भी है, वो जो क्षेत्र है अबोहर फाजिलका वाला, उसमें पठानकोट में भारतीय जनता पार्टी का होशियारपुर में पुराना बेस रहा है। तो यहाँ पर जो रीअलाइनमेंट हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं आपके विचार में लोकसभा की दृष्टि से? संजय जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और जो हिम्मत हरियाणा के अंदर दिखाई गई वही अगर स्ट्रैटेजी पंजाब के अंदर डिप्लॉय की जाती तो बीजेपी कैन एमर्ज एज अ फोर्स। राइट नाउ इट इज नॉट द सिचुएशन। जब मैं ग्राउंड पे ट्रैवल कर रहा था पंजाब में, जब हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी विल स्वीप द इलेक्शन प्री पोल एंड पोस्ट पोल, उसमें ग्राउंड पे सेंटिमेंट यही था। लोग कहते थे यार सब पार्टीज को देख लिया, एक मौका इस नई पार्टी को देख के देते हैं। पीपल वर टायर्ड ऑफ द सेम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, तो कॉमन आदमी। इसीलिए आम आदमी पार्टी ऑलवेज इज लाइक अ न्यू डिश इन द मार्केट। वो उसके अब समझ नहीं पा रही, अब तो उसने अपने आप को धीरे धीरे छोटू कांग्रेस के रूप में अपने आप को ये इम्प्लिसिटली वो प्रोजेक्ट हो रही है। बट अदरवाइज जहां जहां वो जीती है एक तरफा, वो तब जीती है जब लोग बाकी पार्टी से त्रस्त हो गए और उस नई पार्टी को मौका देना चाहते हैं। तभी 90 सीट तक पंजाब टच किया, दिल्ली 67 टच किया। इन ए सेंस पंजाब के अंदर मेरे हिसाब से इशू ये है कि विद सुनील जाखड़ को बनाकर एक इनने मैसेज तो दिया है, बट कैन दे कैरी इट फॉरवर्ड इज द क्वेश्चन। क्योंकि इनने कई दूसरे स्टेट्स पे भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, बट इट इज नॉट कैरीड इट फॉरवर्ड टिल द लास्ट माइल। लोकसभा के पर्सपेक्टिव से मेरा ये मानना है कि अगर ये लोग, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो हार्डकोर वोट है बनते, उसको नहीं छोड़ के जो मेन स्ट्रीमाइज इंक्लूजन इन सब में विश्वास रखता है, और उसमें अगर एक डिवीजन होता है तो फिर जाके बीजेपी को कई जगह फायदा हो सकता है। बट इसके लिए ये क्रिटिकल होगा कि पंजाब बीजेपी यूनिट कितना साथ में होती है। जाखड़ को बनाने के बाद में क्या बीजेपी खुद के कार्यकर्ता उनका सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद में जाके क्या ये लोग सही लोगों को टिकट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं? क्या ये हेड ऑन ले पाते हैं कि दे वांट टू हैव अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग अगेन विद द अकालीज? सो देयर आर मेनी क्वेश्चन, बिकॉज़ अकालीज इज अ रिसीडिंग फोर्स। इतना तय, जो प्रकाश सिंह बादल जी का, लेट प्रकाश सिंह बादल जी का वोट है, वही चीज है। सुखबीर बादल ऑन हिज ओन ऑन द ग्राउंड, अभी लोग कहते हैं कि इतना उसकी गुडविल नहीं है। सो whether Congress revives more or BJP is able to change the politics of Punjab, that has to be seen. And if it has to happen, it will happen in the next 6 to 8 months. क्योंकि अगर अभी लोकसभा के पर्सपेक्टिव से आप नहीं, अगर वो बेस को बना पाए, तो आप असेंबली में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक्चुअली इशू क्या मुझे लगता है, कई बार नई पार्टी ना बहुत लेट जागती है। जैसे इलेक्शंस, आप इलेक्शन के वक्त क्या कर रहे हो उससे नहीं जीता जाता है, नॉन इलेक्शन टाइम में आप क्या कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नॉन इलेक्शन टाइम में आप जनता के सुख दुख के साथ खड़े होते हो कि नहीं होते हो, ये जो आप एक्सपेरिमेंटेशन है कि आप नॉन इलेक्शन टाइम में ट्राई करते हो कि नहीं करते हो, उसके बाद में इलेक्शन टाइम ओनली एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। तो अभी के 3 महीने बहुत क्रिटिकल होंगे संजय जी। जाकर दे हैव टेकन अ गुड स्टेप, बट वेदर द बीजेपी पंजाब यूनिट फॉलोज एंड स्टैंड्स विद हिम और कैन इंप्लीमेंट दिस, दैट हैज टू बी सीन, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम राइट नाउ। So if it has to happen, it will happen. You will see the signs of it happening in the next 3 months. But otherwise, you will give space to the Congress party in Punjab. Because Punjab per se, last time also, Modi wave gave good seats to the Congress. 10 seats if I'm not, 7 to 8 seats if I'm not. 10 seats, correct. So 10 seats in the Modi wave. 10 to Congress, 1 to Akali, 1 to BJP, 1 to AAP. So it's a huge thing in the Modi wave. So आप अगर देखिए 1 से आप 5-6 पे पहुंचना चाहते हो, 4-5 पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको अभी से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तभी जाके ऐसा होता है। दूसरा एक नॉर्थ इंडिया में ही अगर हम बात करते चलें तो जम्मू कश्मीर का इशू है, और जम्मू और कश्मीर में डिलिमिटेशन पूरे हो चुके हैं।
और कई सारे वार्तालाप हुए। एक बार तो जिसको जयपुर डायलॉग्स ने बहुत अपोज किया था, जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला और जी, बाकी सारे और बहुत सारे जो दागी लोग थे दुल्लत उनको पॉलिसी। उनको बुला के, जी हाँ, जिसको हम दुल्लत फार्मूला कहते हैं, उसके अनुसार फारूक अब्दुल्ला को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो बड़ा सबसे अधिक शोर हमने ही मचाया था और उसका क्रेडिट भी हम ही लेते हैं कि वो नहीं हुआ क्योंकि और किसी ने उस चीज़ को नहीं किया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जैसा विचार हो रहा था कि जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो शीघ्र हो जाएंगे, वो तो अब होता दिख नहीं रहा। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ इलेक्शंस के, एकदम से अचानक ऐसा लगा कि अब बिल्कुल अभी इलेक्शन करवा लेंगे, और उसके बाद अब जो है इतने दिन होने के बाद भी कहीं कोई जुम्बिश नहीं हो रही जम्मू और कश्मीर में इलेक्शंस की। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? मुझे लग रहा है कि पता नहीं किसने इनको फीडबैक दिया था इलेक्शंस कराने का इतना इमीडिएटली, बिकॉज इनने आर्टिकल 370 हटाने के बाद में एक बहुत मतलब इट वाज अ वेरी साहसिक निर्णय और वेरी हिस्टोरिक निर्णय। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि पूरे वैली में अब एकदम से चुनाव हो जाए और पूरा वैली जो है उस चीज निर्णय के बाद में आपका जो इंटेंशन है करने का उसको समझ पाए, डेवलपमेंट पहुंच पाए। इट्स नॉट पॉसिबल। और बीच में ये मेरे हिसाब से जिनने भी पॉलिसी में सजेस्ट किया था कि फारूक को बुला लो, इन सबको बुला लो, महबूबा को बुला लो, देयर ऑलवेज बीन टेरर, मतलब देयर पार्टी हैज इनफैक्ट महबूबा's पार्टी हैज स्ट्राइव्ड ऑन बीइंग टेरर सिंपथाइजर्स एट द एंड ऑफ द डे। सो इट वाज योर बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द बीजेपी इफ यू आस्क मी, वाज अलाइनिंग विद द पीडीपी। अब वो जो भी इसका जस्टिफिकेशन दे दें पार्टी के अंदर एंटर करके कि हमको गवर्नमेंट देखना था, दैट्स ऑल दिस थिंग, बट एज एन observer of politics that was completely I would look at it as a mistake if you ask. So मुझे नहीं पता कि इनने किस तरीके से सोच के किया, because recent future में मैं तो इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा हूँ। और बात रही अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वातावरण चेंज हुआ है, कहीं मेरे को रिपोर्ट्स आ रही है कि अभी भी एक विचार चल रहा है कि कोट अनकोट सेक्युलर एलिमेंट्स के साथ में बातचीत करी जाए, कोट अनकोट जो है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। सेक्युलर एलिमेंट्स, कोट अनकोट, कोट अनकोट सेक्युलर वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब वहाँ जिहादी को सेक्युलर कहा जाता है अब देखिए 40-70 साल में इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कि सेक्युलरिज्म इज नथिंग बट has been used as a tool to spread anti-Hinduism and has been used as a tool to shield secular terrorists in fact in the valley. Tragedy तो यही है। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। आई थिंक दैट ऑल कैन नॉट वर्क, बिकॉज ये बहुत क्लियर है जिसका डीएनए टेरर सिंपैथाइजर है वो आपके साथ कभी नेगोशिएट नहीं करेगा। अभी 4-5 दिन पहले खबर आई थी कि कुछ जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे लोगों का जो है दे वर ट्राइंग टू वर्क विद द टेररिस्ट, और फिर वो एम्प्लॉयज को हटाया गया। और उसमें विचित्र बात ये थी कि 1995 में वो आदमी इसी चीज के लिए पकड़ा गया था, उसके बाद वो जाके छूट गया और फिर वापस सरकार के अंदर आ गया। सो मैन इज कॉट aiding the terrorist, aiding terror activities in the mid 90s. That man, that charges are happen. Uske jo he gets acquittal, I think he gets bail from the court if I have to check the facts, and after that he gets reinstated in the Jammu Kashmir government. मतलब आप इमेजिन करिए कि किस स्थिति में वो चीज थी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को बात करेंगे, ऐसे लोगों को आइडियोलॉजिकल पैटर्न से बात करेंगे, तो आपसे होना नहीं है। सो आई थिंक इफ दैट इज नॉट फॉलोड and if they follow what they believed in after removal of Article 370, then they will do fine in Jammu Kashmir. But assembly elections होते हुए तो मैं अभी नहीं देख रहा हूँ संजय जी, बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स वहाँ पे अटैच्ड हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक सरकार के पूर्ण बेनिफिट्स आखिरी तक नहीं पहुंच जाए, आई डोंट थिंक इलेक्शंस जो है बहुत जल्दी में होगा, बिकॉज जो भी नेक्स्ट इलेक्शन जम्मू कश्मीर का होगा दैट विल इवेंचुअली बी अ मैंडेट ऑफ the people of Jammu and Kashmir on Article 370. That is how all the world will project it. So they will not want to be in a situation where they give their opponent a free hand, because they are fighting in a territory which has not been theirs traditionally. ये बहुत important है। हालांकि 2014 के बाद से उन्होंने जम्मू में बहुत अच्छे गेन्स किए थे, बहुत, लेकिन 370 हटाने के बाद जो जम्मू में कंसोलिडेशन करना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि हमने तो ये देखा कई बार कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जम्मू के प्रति बड़ा अपॉलोजेटिक सा एक रुख रखती है। और यहाँ तक कि जब आपने देखा कि बहुत सालों के बाद, लगभग 1 दशक के बाद, जब जम्मू में आतंकी हमले हुए, तो
कश्मीर में तो होम मिनिस्टर साहब जाते हैं, कहीं आतंकी हमला होता है तो उनके घर जाके आते हैं, लेकिन जम्मू में गए ये कह के गए कि हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके वहाँ नहीं गए। तो ये जो एक अभी भी इनको लगता है कि साहब कि कहीं हमको कोई हिंदूवादी ना देख ले, जबकि जो इनका वोटर है वो इनको हिंदूवादी समझकर वोट देता है। और इनको जो है जम्मू जैसे क्षेत्र में भी जो हिंदू वहाँ माइनॉरिटी है उसके साथ खड़े होने में समस्या आती है। ये कौन सी साइकोलॉजी है? पता नहीं ये कई बार क्या मुझे ऐसा लगता है, कई बार पब्लिक पॉलिसी, आप तो खुद गवर्नमेंट के अंदर रहे हैं तो आप इस पे ज़्यादा इनलाइटन करेंगे, बट कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं विच आर नॉट करेक्ट डिसीजंस व्हेन वी लुक एट इट इन रेट्रोस्पेक्ट। तो हर डिसीजन हर व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है सही, बट पॉइंट है कि क्या आप गलत डिसीजन जब आप करते हो उसको रियलाइज करके उसको सही करने की तरफ कदम बढ़ाते हो कि नहीं। बात रही आपने कही हिंदूवादी की, तो मेरा तो ये मानना है, जितना मैं देश में 400 लोकसभा घूमा हूँ, जितना मैंने महसूस किया, इस देश का डीएनए ही हिंदू है, इस देश का डीएनए सनातन, तभी हम टॉलरेंट है, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन है, तभी हम सेक्युलर है। मैं जो लोग इसको कहते हैं कि ये कम्युनल स्टेटमेंट है जो मैं कह रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 करोड़ रुपए मैं तुमको दे दूँ, तुम अपना घर कहाँ लोगे? तुम अपना घर लोधी रोड में लोगे कि मालदा में लोगे? तुम अपना रोड लोधी रोड में लोगे कि मालदा में लोगे? हर आदमी दूसरा बोलेगा भैया मैं लोधी रोड के आसपास ही रहूंगा। क्यों? ऐसा क्यों है कि जहाँ पे इस देश में डेमोग्राफी जो है, जहाँ पे टिल्टेड है, विच इज मुस्लिम्स मेजोरिटी में, हिंदूज माइनॉरिटी में, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, सेक्युलर वैल्यूज, प्रोग्रेसिव वैल्यूज, वेल्थ, ये सब क्यों नहीं माइनॉरिटीज तक पहुंचती? पाकिस्तान में आप हाल देखिए, क्या वो सीमा अदर करके जो है, उसके बाद उन्होंने डाकुओं ने पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के इतने पुराने मंदिर के ऊपर बम मार रॉकेट से हमला कर दिया। और उसके बाद इशू ये देखिए कि माइनॉरिटी मिनिस्टर वहां पे जाके बोलता है कि डाकुओं से प्ली कर रहा है कि भैया प्लीज छोड़ दो, मंदिर पे मत अटैक करो। दैट इज द स्टेट देयर, हिंदूज फ्रॉम मोर देन 14-15% ना 2.5% पे आगे चल गए। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। सेक्युलरिज्म हैज बीन एंटी हिंदुइज्म, नॉट जस्ट माइनॉरिटिज्म है ही। और अगर माइनॉरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा माइनॉरिटी तो पारसी और बाकी है। आई कॉल द मुस्लिम्स इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया। दे शुड, मतलब genuinely they are the second largest majority in India. Minorities are many other people. So that debate should happen in the country, and has the monopolization of the benefits of minority benefits only gone to the second largest community in India? That is a debate which should happen, because ultimately what is equality for law? The issue है कि equality for law की बात करते हैं उसको communal कह दिया जाता है। So Hinduism ही, या being Hindu is country का DNA संजय जी, तभी जाके मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं freely। अदरवाइज जो स्थिति तालिबान जैसी हो जाती थी, वैसी स्थिति उठा के कोट एंड कोट हो जाती है। इनफैक्ट इनकी जो बात कर रही थी, ये कौन सी है ये जो जिनने चंदा चोरी करी थी, राना अय्यूब, वो खुद जाके वेस्टर्न कपड़े पहनती है और जाके बैक कर रही थी बुरखा और तालिबान को। ये इनका एसेंशियल थिंग है। So we have to be very, very careful with that. And we should proudly say that about that. This is the DNA of this country is Hindu. There is no denying. That does not mean that I am anti-Muslim. The fact that so many Muslims have survived in this country, not just survived, prospered, in fact grown, that tells you how tolerant we are as a community. Has that happened in places where we have been in minority in other countries? No. Why? That is the question. The question root cause, root answer आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी आपने जो बात कही ना लोधी रोड और मालदा वाली, तो एक काफ़ी फेमस यूट्यूबर है याना मीर, आपने नाम सुना होगा। हाँ, याना मीर का भी एक ट्वीट आया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और कुछ लोग कह रहे थे कि साहब कि यहाँ पर मुसलमानों को लोग जो है वो रहने की जगह नहीं देते। तो उसने ये लिखा कि हाँ ये बात तो सही है कि जब हम लोग बॉम्बे गए थे पहली बार, हमारे दादाजी गए थे बॉम्बे, तो उनको भी लोगों ने रहने की जगह नहीं दी। लेकिन अब हमारे पास खुद के मकान है और हम खुद रेंट पे देते हैं उनको मकानों को। लेकिन ख़ास बात यह है कि हम भी हिंदू ही प्रेफर करते हैं। और जो कारण बताए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। 3 कारण बताए। ये 3 कारण है। एक, जब हमारा हिंदू टेनेंट होता है उससे एक तो रेंट समय पर आता है। दूसरा, हमें ये कोई ख़तरा नहीं होता कि वो कोई जिहादी छुपा के रखेगा, और ना हमें ये खतरा होता है कि वो अपने घर में कोई बकरी छुपा के रखेगा और उसको स्लॉटर करेगा। जैसे अभी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में ये एक कश्मीरी लेडी का ये अभी कुछ ही दिन पहले ट्वीट आया था, आपने देखा होगा। यस आई नो, आई रिमेम्बर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं अब हम पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में सबसे जो विचित्र स्थिति इस समय है वो तो बिहार की है। इसे आप किधर जाते देख रहे हैं? हमारे जो दूल्हा जी जो थे नीतीश कुमार,
और पटना से बेंगलोर तक पहुंचते पहुंचते उनका मोर भी उतर गया और वो वहां से ऐसे रवाना हुए जैसे कि अब बारात में भी नहीं जाएंगे। और आगे क्या देख रहे हैं आप, नीतीश कुमार क्या करेंगे? एक्चुअली नीतीश कुमार एज अ पॉलिटिकल दूल्हा की दिक्कत ये है कि उनको हमेशा नई दुल्हन चाहिए रहती है। तो जब व्यक्ति बहुत सारी दुल्हनों के पीछे पड़ता है तो फिर वो किसी के साथ में ना उसको प्यार मिल पाता है और एंड में जाके सबसे तिरस्कार ही मिलता है। तो नीतीश, ये एक लाइफ का रूल है। तो नीतीश जी की दिक्कत क्या है कि इतनी पार्टीज के साथ में बदलने के बाद में उनका जेन्युइनली ग्राउंड पे पॉलिटिकल ग्राफ ड्विंडल हो रहा है और नीचे जा रहा है। आप भी जब सर्वे कराएंगे 10 में से 8 से 9 बार भी आप लोग भी पूर्ण रूप से सही होते तो आप देखेंगे नीतीश कुमार का बिहार के अंदर ग्राफ डाउन हो रहा है। अल्टीमेटली बिहार की राजनीति बढ़ रही है बीजेपी वर्सेस आरजेडी की तरफ में। तेजस्वी का भी एक बेस वोट सॉलिड है, वो इस बार भी हमने देखा था जब 90 से ज़्यादा सीट्स आरजेडी की आई थी। और बिहार के अंदर एक बड़ी जनरेशन है जो मूव आउट हो चुकी है, जिसको ये याद है कि लालू ने गुंडा राज करा था, वो उस दौर में पैदा नहीं हुई है। तो वो जो बैगेज आरजेडी का हुआ करता था वो बैगेज कंपैरेटिवली कम हो गया है, अदरवाइज 90 सीट तक नहीं पहुंचते। सो बिहार की राजनीति एक मेरे हिसाब से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे खड़ी हुई है। बीजेपी ने वहां पे अभी तक लीडर डिक्लेयर नहीं करा है और ये स्टेट इलेक्शंस के अंदर इवेंचुअली दिक्कत आएगी इन रन अप टू 2025। बट लोकसभा की मैं बात करूं तो जो अलायंस स्टिच किया गया, आई थिंक इट्स अ वेरी 2014 मॉडल का अलायंस जब आरएलएसपी के साथ में एलजेपी के साथ में किया गया है, एंड इट गिव्स इट अ गुड फुटिंग। क्योंकि बिहार ने पिछली बार भी मोदी जी को बहुत ज्यादा वोट डाले थे। आई थिंक ओनली वन सीट दे लॉस्ट, वन ओनली सीट दे लॉस्ट, किशनगंज के, वो तो बिकॉज ऑफ डेमोग्राफी। अब इसमें भी आपको पूछना चाहिए सेक्युलरों से ऐसा क्यों होता है कि भाई जहाँ पे मुसलमान मेजोरिटी में होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम फेवर्ड कैंडिडेट्स या ऐसी पार्टीज को ही वोट करते हैं जो मुस्लिम्स को स्पेशल बेनिफिट्स देने की बात करते हैं, वो क्यों नहीं इक्वालिटी फॉर लॉ के बारे में बात करते। तो ये एक और मैटर ऑफ डिबेट होना चाहिए देश के अंदर। तो एक सीट वो हारे थे। तो मेरे हिसाब से लोकसभा के लिए तो बीजेपी वेल पोजिशनड है, बट असेंबली के लिए इट विल फेस अ स्टिफ बैटल फ्रॉम तेजस्वी यादव आरजेडी। बट ओवरऑल आपने जो नीतीश कुमार की बात करी, देखिए नीतीश कुमार पहले नंबर 1 पार्टी हुआ करते थे, अगर मैं गलत नहीं बहुत साल पहले, फिर नंबर 2 पे आए और अब नंबर 3 की स्थिति पे आ गए और उनका वोट नीचे नीचे जा रहा है। तो ऐसा ना हो कि जो शरद पवार की पार्टी के साथ हुआ, अगर लोकसभा में मोदी जी जीत जाते हैं अच्छी तरीके से, पूर्ण बहुमत से वापस आते हैं, बिहार में 70-80% सीट जीत जाते हैं, तो आप देखेंगे जेडीयू के कुछ लोग बीजेपी की तरफ मूव कर जाएंगे। ये मैं सेंस कर रहा हूँ, बिकॉज नीतीश कुमार इज नथिंग न्यू टू ऑफर। तो उनके यहाँ एक और भी समस्या आने वाली है कि अगर ये अलायंस जो इस समय उन्होंने बनाया है, ये डॉटेड इंडिया वाला, उसमें आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, कांग्रेस भी है। नीतीश जी 16 सीट के साथ बैठे हुए हैं इस और समय। वो बीजेपी ने दी थी, ये लोग वो बीजेपी ने दी थी। इसमें इनको कितनी मिलेगी, मुझे तो भारी डाउट है। आई 100% अग्री विद यू। इनफैक्ट वो तो खुद नाराज होकर गए थे बैंगलोर की मीटिंग के बाद में। मेरे को अपने सूत्र रिपोर्टर्स ये बता रहे थे, वो कह रहे थे यार इंडिया नाम काहे को रख दिया, हमको तो समझ ही नहीं आएगा बिहार के अंदर क्या नाम रखे हो। और उसके जब उनसे पूछा गया तो घबराए थे, मुरझाए हुए थे वो। तो नीतीश जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि ये सब उनकी राजनीतिक जमीन के अंदर से खाएंगे। बीजेपी इनफैक्ट वाज अ वेरी गुड अलायंस पार्टनर, उन्हें अपना कोई लीडर नहीं बिल्ट होने दिया बिहार के अंदर, एंड पिगी बैक्ड एंड बिलीव्ड इन नीतीश कुमार फॉर लॉन्ग। सो आई थिंक नॉट तेजस्वी यादव को इतना फेयर करने की जरूरत नहीं जितना नीतीश कुमार को फेयर करने की जरूरत है। तो ये एक चैलेंज आने वाला है नीतीश के लिए, इनफैक्ट 24 में भी आएगा, आप देखेंगे। पर नीतीश को मेरे हिसाब से लग रहा है संजय जी, उनका क्या है कि उनको एक बार ख्वाब है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टरियल का उम्मीदवार हो जाऊं। तो ये पूरा करने के लिए उनकी डीप डाइव इनसाइड इच्छा है कि यार एक बार सोनिया गांधी मुझे ना नॉमिनेट कर दे तो मेरी एक इच्छा पूरी हो जाए। वो बस उनका है। मैं आपको बता, होता है ना करके जब आपकी कोई इच्छा जो होती है, तो वो एक उनकी इच्छा बची हुई है। दैट इज व्हाट इज हिज होप फ्रॉम इंडिया अलायंस, और कुछ नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी कितना क्या है, वो बस एक बार प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार के रूप में अपने आप को, तभी तो फूलपुर से चुनाव लड़ने का एक लोगों ने खबर प्लांट करवाई थी कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, अगर आपको याद हो, कुछ सोशल मीडिया में आई थी। तो ये उनका रियल सिर्फ इंटेंशन यही है और कुछ नहीं। आइए चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में पिछली बार भाजपा ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया था, उसके बाद फिर जिस प्रकार से भाजपा मैदान छोड़ के भागी असेंबली इलेक्शन के बाद में, और जैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अधर में छोड़ दिया, उसको लेके फिर एक बार तो ऐसा लगने लगा था कि भाजपा वहाँ से समाप्त हो जाएगी। आपने देखा उनके यहाँ से मास डिफेक्शंस हुए उस समय,
जैसे पहले हो रहे थे तृणमूल से भाजपा में, उसका रिवर्स हुआ। 2 लोकसभा बाईपोल हुए, जो बुरी तरह से हारी, वो भी आपने देखा। तो अब इस पंचायत चुनाव के बाद से आप क्या कुछ देखते हैं? क्योंकि मैं सही बताऊं आपको कि मैं पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट्स आए उससे मैं थोड़ा चकित अवश्य हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ग्राउंड लेवल पे लगभग वाइप आउट हो चुकी। संजय जी, मैं भी चकित हुआ, और इनफैक्ट बीजेपी के भी सोर्सेज जो मुझे बता रहे थे वो खुद चकित हो गए थे देख के। 11,000 इज मच बेटर देन 2018 का। तो इससे 3 चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं। बंगाल में मेरा काफी गहरा मतलब नाता रहा है। जब 2019 का चुनाव हुआ था तब मैंने 18-19 सीट्स का कहा था, वी गॉट इट करेक्ट। मतलब दैट इज माय फर्स्ट व्हेन आई ट्रैवल्ड अक्रॉस बंगाल। आई वाज आल्सो एस्टोनिश्ड जब 2021 में मैंने किया था। मैं नंदीग्राम में कम से कम 1.5 हफ्ता रहा था और मैंने पब्लिकली बोल दिया था कि नंदीग्राम ममता बनर्जी हारेगी, एंड शी लॉस्ट, and the election in Bengal then twisted. Nandigram did not reflect the real verdict. So my reading of Bengal society is twofold. पहला कि बंगाल के अंदर एक बहुत सॉलिड तबका है जो चेंज चाहता है। 21 के चुनाव के अंदर क्योंकि बीजेपी ने ममता के सामने कोई लीडर को प्रोजेक्ट नहीं किया था और एक भारी वर्सेस बंगाली इवेंचुअली हो गया था, तो ज्यादा महिला वोट ममता के साथ में गया था बिकॉज ऑफ द स्कीम्स। और साउथ 24 परगनास के अंदर जहां पे मुस्लिम्स बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशन में आते हैं, बीजेपी कुड नॉट डू वेरी वेल, इनफैक्ट परफॉर्म वेरी पुअरली। अब में क्या हुआ है तब से अभी में लेके, एक तो ये जो पेटी करप्शन है, जो डे टू डे करप्शन है, एक नैरेटिव ग्राउंड पे बन गया। पहले आपने वो नैरेटिव बनते हुए नहीं देखा था, पहली चीज। दूसरा, ममता की पार्टीज के अंदर भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव ईगो पॉलिटिकल क्लैश होने के लगे हैं। एक अभिषेक का दड़ा हो गया, लोग बताते हैं एक ममता का दड़ा हो गया, बिकॉज कई लीडर ममता के साथ ग्रो करें, कुछ अभिषेक के साथ ग्रो करें। तीसरा, ममता जो चुनाव जीतती थी वो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग उन्होंने लीडर्स के, अनुब्रतो मंडल को बीरभूम के इलाके के अंदर चीज करा था, इधर बॉबी हकीम के साथ में चीज था। तो देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रॉन्गमैन दैट ममता हैड बिल्ट। वो बीरभूम से पहली बार ममता बनर्जी जो अनुब्रतो मंडल इज एट अ वेरी वीक पोजीशन, मतलब ही इज स्टिल बिहाइंड बार्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। So these are things which go in favor of the BJP, but the thing which they have to solve, अभी उन्होंने आनंद महाराज को टिकट दिया है राज्यसभा का नॉर्थ बंगाल से, क्या इससे बीजेपी ऐसा तो नहीं साउथ बंगाल कंप्लीटली पोलराइज एंटी बीजेपी हो जाएगा? That has to be seen because आनंद महाराज has always advocated for a separate कूच बिहार लैंड। तो ये नैरेटिव क्या ममता उठाएगी देखना होगा। तो ओवरऑल एक सेंटिमेंट तो बीजेपी के लिए है। असेंबली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि असेंबली लीडर्स पर, लोकसभा में बात कर रहा हूँ। अब अगर ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करता है एज अ कंबाइंड ऑपोजिशन, तो क्या वो बंगाली प्राइड के रूप में देखा जाता है कि नहीं? तो हिंदी भाषी सब में दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत यही है कि बंगाली जो है, आप वहां पे जय श्री राम से चुनाव नहीं जीत सकते। वहां पे आपको मल्टीपल अलग बंगाली, इट्स बेसिकली अ धरती which reverberates माँ काली along with जय श्री राम। इट इज अ डिफरेंट सोसाइटी ऑल टुगेदर। और वो समाज जो है वो वाला समाज नहीं जो आप सोचेंगे कि पहले का था। पर एक कैच मैं आपको देता हूं कि जो बंगाल की पॉपुलेशन डेमोग्राफी है संजय जी, वो 1941 के बंगाल की डेमोग्राफी से बिल्कुल मिलती जुलती है। अगर आप उठा के देखेंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी भर्तियां निकली थी, माय रिपोर्टर वाज टेलिंग मी दैट कलकत्ता रीजन में जितनी भर्ती मिली उसमें 90% ओनली फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी थे। सो देयर इज अ सॉलिड प्रोजेक्ट व्हिच इज गोइंग ऑन इन ऑर्डर टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ बंगाल। It is increasing at a very rapid rate. I think it is more than 25%, if I'm not wrong. And if it goes further, then it becomes a veto vote. और वो साउथ 24 परगनास के इलाके के अंदर वो बहुत सारी सीट्स है कम उसके अंदर। तो जब तक आप उसका तोड़ नहीं उठाएंगे तब तक काफी मुश्किल आएगी आपको बंगाल में एज अ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में, एक तो असेंबली में या एक लोकसभा में भी रिपीट करने का अपना परफॉर्मेंस जो पिछली बार किया था। तो लोकसभा में आई बिलीव देयर इज गुड स्कोप, असेंबली स्टिल लॉट वर्क हैज टू हैपन। आइए पूर्वी भारत की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा तो लगभग वैसा ही लग रहा है। असम की बात करते हैं। आपने भी पश्चिम बंगाल के संदर्भ में डेमोग्राफी की बात की। असम में तो डेमोग्राफी 34.5% एक समुदाय विशेष की है, और उसके बाद भी हिमंत विश्व शर्मा वहाँ डंके की चोट पे डिक्लेयर करके कि इतनी सीट आएंगी हमारी, उतनी सीट लेके आते हैं। मेरे हिसाब से क्योंकि वो हिमंत विश्व शर्मा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मैं शाम को चुनाव में ग्राउंड पे था, हमने कहा था भाई 70 to 80 के बीच में ही 75 वार्ड, और मैं कहा था जालूकबारी की सीट हिमंत विश्व शर्मा विल विन तो लार्जर मार्जिन। तो किस वक्त उनके लोगों ने नहीं ऐसा नहीं होना, आप बोल देना करके कि ज्यादा मार्जिन से जीतोगे, क्योंकि हिमंत विश्व शर्मा की ग्राउंड पे 2 इमेज है। एक तो इज अ वर्कर, पीपल लाइक हिमंत दा,
दूसरा, जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको अगर डंके की चोट पे कोई व्यक्ति वहां पे बोल सकता है और अनअबैश्ड बोलता है, वो सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा है। तो अगर आप देखेंगे अभी जो डिलिमिटेशन हुआ उसके उनका क्या बयान आया था कि भाई इतने में से हमारी 100 से और जो है वो अब डेमोग्राफी 102 डॉस डेमोग्राफी प्रूफ हो चुकी है, विच इज हार्ड फैक्ट। सो संजय जी देखिए, एसेंस पे ये जाना होगा। असम में तो बीजेपी विल डू वेरी वेल अकॉर्डिंग टू मी। त्रिपुरा ऑल्सो दे विल डू क्वाइट वेल इन प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। मणिपुर का मैं अभी कह नहीं सकता आफ्टर ऑल द ये जो चीज हुआ है। मणिपुर पहले भी 1-1 थी, वहाँ पोलराइज्ड होता है, तो पोलराइजेशन तो कैसे होगा? कैसे होगा वो मुझे देखना लगता है होगा। कि अल्टीमेटली पोलराइजेशन होगा तो बीजेपी अपनी जो सीट है एक को रिटेन कर लेगी, तो ऐसा इसलिए मेरा मानना है। तो इसलिए यद्यपि और लोग, कोई लोग जो है वो दूसरी राय रखते हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट में असम बेस बनाता है, तो उसमें बीजेपी विल डू सिग्निफिकेंटली वेल, इनफैक्ट बेटर भी कर सकती है। नाउ आते हैं एसेंस, आपने जो बात की, देखिए जितने भी, मेरा जो मानना ये है संजय जी, जितना मेरा अध्ययन कहता है कि राष्ट्रों के जो भाग्य होते हैं उसके डेमोग्राफी के हिसाब से निर्धारित होते हैं। जो भी अभी मॉडर्न युग के अंदर जो भी राष्ट्र जिनमें जो बटे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डेमोग्राफी, कोसोवो को उठा के देख लीजिए, साउथ सुडान उठा के देख लीजिए, जहाँ डेमोग्राफी एक लेवल पे आगे बढ़ी, लोगों ने अपने दूसरे हक मांगना शुरू कर दिया। तो हमारा देश अगर सुपर पावर बनना चाहता है 2047 में अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी लीडरशिप, वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, बट वी हैव टू गिव एन अटेंशन टू डेमोग्राफी। एंड व्हाई डू आई से? संथाल परगना में अगर आप जाइए, मुसलमानों की पॉपुलेशन कुछ कहते हैं, मैं जनरल आपको एक फैक्ट कोट कर रहा हूँ, मुस्लिम पॉपुलेशन अर्ली 2000s के अंदर जो थी वो अराउंड 17-16% थी, अभी 30% की और हो चुकी है। आदिवासी वनवासी पॉपुलेशन कम हो गई है। मालदा की पॉपुलेशन जो हिंदुओं की पहले थी 50% से ज़्यादा थी, अब वहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन 55-60% से ऊपर हो चुकी है। अगर मैं साथ में आप किशनगंज की बात कर लीजिए, वहाँ पे आप उठा के देख लीजिए, तो एक भी ऐसी स्थिति नहीं हुई है पूरे देश में, कोई भी राज्य, कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी असेंबली रीजन जहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी में थे और मेजॉरिटी में बन गए। बट बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ मुस्लिम्स माइनॉरिटी में थे और मेजॉरिटी में हो गए। और वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज फॉलो हो रही हैं? क्या वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? क्या वहां पे माइनॉरिटी जो हिंदू बेटी है वो क्या खुल के घूम सकती है, अपना काम कर सकती है? क्या वहां पे वेल्थ क्रिएशन है? क्या वहां पे शरिया लागू नहीं होता है? क्या वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है? क्या वहां पे लैंड जिहाद तो नहीं चल रहा है? ये सब चीजों का गहरा अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा होता है कि जब 30% सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हो जाती, तो वहां से जो हिंदूज हैं वो अपनी एरियाज को छोड़ के कहीं और जाने की सोचते हैं? व्हाई डज दैट थॉट इवन कम? व्हाई? ऐसा तो उल्टे में तो नहीं होता, ऐसा उल्टे में तो नहीं होता। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल्सो टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप देखेंगे जो एरियाज हैं, जो अगर रिपोर्ट्स उठा के देखेंगे, मालदा के यहाँ से कितनी सारी रिपोर्ट्स आई है ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बॉम्ब मेकिंग, ऑल ऑफ इट। व्हाई? तो ये बहुत सोचने की जरूरत है कि क्या कट्टरपंथी एलिमेंट बहुत बड़े रूप से इन एरियाज के अंदर बढ़ रहे हैं, और क्या 1941 का जो मॉडल है वो अप्लाई करने की कोशिश इवेंचुअली हिंदुस्तान में करने की कोशिश की जाएगी? इससे हमको सचेत होना बहुत जरूरी है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स जहाँ भी हैं वहाँ डेमोग्राफी उसका एक महत्वपूर्ण अंश होता है, जो दुर्भाग्य की बात है कि भारत में नहीं है, जिसकी लाने की महती आवश्यकता है। तो मैं आपसे सहमत हूँ वहाँ इस बिंदु पर। एक और बात करते हैं, जब हम देखते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो कई ऐसे तत्वों को लुभाने का प्रयास करती है जिसको लेकर उनका जो कोर हिंदुत्व वोट है वो ही रुष्ट हो जाता है। एक हमारे बड़े पुराने नेता हुए हैं राजस्थान के, सीसराम जी ओला, उनके साथ में एक बार ट्रैवल कर रहा था, तो उन्होंने उस समय बताया, क्योंकि उस समय जो है वो यहाँ पर जाट वर्सेस अशोक गहलोत चल रहा था, तो उन्होंने एक बात कही कि देखिए हम तो राजनीति में हैं। अच्छा, वो बहुत प्रसिद्ध थे, वो गांव-गांव पैदल घूमते थे उस समय 70 वर्ष की आयु में भी। तो देखिए, कोई भी नाराज़गी तो बहुत एक सामान्य सी बात है कि लोगों को नाराज़गी होती है, तो हम यथासंभव नाराज़गी जहाँ भी होती है वहाँ उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भाई क्या करें तो तुम्हारी नाराज़गी दूर हो सकती है, और कुछ प्रयास करते हैं, और नहीं होता है तो उसको दूसरे किसी उसके रिश्तेदार के सहारे उसको हम अप्रोच करने का प्रयास करते हैं। नाराज़गी दूर हो सकती है और हम दूर करने का भरसक प्रयास करते रहते हैं, और मैं ये अपने लिए कह रहा था कि मैं कह सकता हूँ कि अधिकतर मैं लोगों की नाराज़गी दूर कर देता हूँ। वो चुनाव नहीं हारे कभी।
लेकिन यदि किसी को आपसे घृणा हो जाए तो वो दूर नहीं हो सकती। और उस समय की जो स्थिति थी उससे कह रहे थे कि भाई एक पर्टिकुलर समुदाय को कि उसको जो है ये वर्तमान मुख्यमंत्री से घृणा हो गई है, ये दूर नहीं की जा सकती। तो ये जो रिलेशनशिप है भारतीय जनता पार्टी या मोदी विद माइनॉरिटी, आपको क्या लगता है, इनको मोदी से नाराजगी है या घृणा है? देखिए संजय जी, मेरा ये मानना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले अपनी पूरी के पूरे कार्यकाल के अंदर एक भी ऐसा काम नहीं किया विच इज नॉट कि भाई इक्वालिटी फॉर ऑल। कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जो मुसलमानों तक नहीं पहुंची, कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया कि जिसमें धर्म को देखा गया। सो ही इज बिलीव्ड इन द रियल धर्मा प्रिंसिपल विच इज जस्टिस। इशू ये है कि मुसलमानों को पिछले 70 सालों के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज इनको लुभाने की बात करती, उनने इनको ये समझाया कि भैया तुम जो है स्पेशल राइट्स लेके आए हो इस देश के अंदर, और ये अगर हिंदू और मुस्लिम में हम ज्यादा प्रेफरेंस मुसलमान को देने वाले हैं। उनका क्या ऑब्जेक्टिव था, मुसलमानों हिंदुओं को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एकजुट करो। सच्चाई की स्थिति ये है कि मुसलमानों के खुद के सेक्ट्स के अंदर इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अगर कोई डिटेल में देखने जाएगा तो इट विल बी पर्सन विल बी शॉक विच इज द रियलिटी। मतलब जो बरेलवी हो गए, वहाबी हो गए, उनके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। सो परंतु इनको एक आपने चस्का दे दिया कि बस तुम्हारे लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट ही करेंगे। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया कोई सेक्युलर नेता है तो उनकी टोपी पहने। बेसिकली चीज वाई शुड समबडी, अगर मैं हिंदुज्म में विश्वास रखता हूँ, आई विल इंश्योर एज अ नेता कि भाई तुम जिस फेथ में रिस्पॉन्सिबल रखते हो तुम उस फेथ का काम कर सकते हो, और कोई भी सरकारी स्कीम या रूल ऑफ लॉ शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। तो ये स्थिति हो गई। सो मेनी ऑफ देयर लीडर्स ये थॉट जो इनकी मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं कि भैया हमारा वीटो आ गया पॉलिटिक्स में। तो क्यों बोला जाता था देश की पॉलिटिक्स में 20% मुसलमान हो गए तो मुस्लिम निर्धारित करेगा कौन कहां चुनाव जीत रहा है, क्यों? सो दे स्टार्टेड टू वोट एज ब्लॉक। व्हेन यू स्टार्ट टू वोट एज ब्लॉक, दैट इज वेयर योर डेप्रिसिएशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस ऑन डेवलपमेंटल पैरामीटर्स। एंड देन उसकी अति हो गई थी, और उस अति का काउंटर रिस्पॉन्स जो आपने 2014 में देखा था, जहां पूरा हिंदू एकजुट हो गया, इनफ इज इनफ यार, तुम्हारी आइडेंटिटी तो हम भी बेवकूफ नहीं है। बिकॉज हिंदूज ओनली वांट इक्वालिटी। हिंदू कभी भी स्पेशल ट्रीटमेंट में नहीं बात करता। हिंदू बोलते हैं अगर अजान लाउड स्पीकर पे तो मेरे भजन भी लाउड स्पीकर पे, सीधी सी बात है। अगर तुम साइलेंट तो हम भी साइलेंट, विच इज हाउ इट शुड बी प्रैक्टिस। नाउ विद रिस्पेक्ट टू मोदी, जितने भी इनके इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये है, इन पूरे समाज के अंदर ये बोल दिया कि यार मोदी जो है देखो तुमसे अगेंस्ट अगेंस्ट अगेंस्ट, दैट इज व्हाट हैड हैपेंड। सो इनमें एक इम्प्लिसिट, एक सेक्शन में एक इम्प्लिसिट हेट बिल्ट हो गया उन सब नेताओं के लिए जो सेक्युलरिज्म, रियल ट्रू सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, विच इज इक्वालिटी फॉर ऑल। इनको जो आदि हो चुके हैं, इनको एक सेक्ट है जिसको आदि हो चुका है एंटी हिंदुइज्म का और सूडो सेक्युलरिज्म का, स्पेशल राइट्स। इसके साथ में देन यू हैव टू गो डीप इनसाइड द मेनी ऑफ देयर इंटेलेक्ट्स जो मैंने पढ़ा, ये बोलते हैं कि भाई कंट्री के पहले हमारा धर्म आता है, हमारा रिलीजन आता है, दैट इज वेयर द कॉज एंड इशू कम्स। सो व्हेन दे से दैट द पाथ टू रीच God is only mine. My path is only the fine. That is also true. My way or the highway. All right. And along with the highway, they say कि apart from my way, your way is the wrong way. Many of them say that your way is the wrong way. That is where the big issue comes. और जब ऐसी स्थिति आती है तो इनके तो मौलवीज कुछ उठा के बोलते हैं monopoly of truth. I have the monopoly of truth. And I have the monopoly of how anybody has to practice things. So that is the big issue. और क्योंकि इनके पूरे के पूरे आप अगर बात करेंगे इनका जो पूरा सेक्ट रिलीजन, इनमें नोबडी इज कॉल फॉर रिफॉर्म्स पर से। जब भी रिफॉर्म हुआ है, जब शाहबानो मूवमेंट किया था, इन्हीं के लोगों ने उसको बोला कि भैया एनी पॉलिटिशियन, राजीव गांधी लगा कि भाई हम वोट हार जाएंगे, तो शाहबानो मूवमेंट हुआ एंड इट वाज सच अ रिग्रेसिव स्टेप। सो व्हाई हैज रिग्रेसिव थिंग्स वन ओवर व्हेनेवर इट कम्स टू रिफॉर्म इन दैट पार्ट? दैट वाज नॉट द केस विद द हिंदूज। डॉक्टर अंबेडकर ने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर अंबेडकर को ये लोग पढ़ लेंगे, जिसको ये लोग करते हैं भीम मीम वाली जो पूरी बात करते हैं, ये जिसमें दलित और मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर हैड स्पोकन अबाउट ट्रूथ, और जो उनके व्यू है इस्लाम के ऊपर, जो उनके व्यू है कट्टरपंथियों के ऊपर, दैट इज द रियल सिचुएशन। अब उसको ये लोग नहीं कोट करेंगे। उन्होंने एक स्पेशल पार्ट किया क्योंकि उनको दलित मुस्लिम यूनिटी करना था, हिंदुओं को डिवाइड करना था, दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड टू डू सो। सो माय पॉइंट इज द इशू लाइज विद इन, एंड द इशू रिफॉर्म आल्सो हैज टू कम फ्रॉम देम, नॉट फ्रॉम एनीवेयर। जब भी कोई भी गलत करता है, इनके सब लोग चुप चुप होते हैं,
मैं क्यों इनके, अब यूसीसी के अंदर सबकी बात की जा रही है कि प्राइवेट के लिए इक्वल होना चाहिए, तो इनने भैया मुसलमान देखो खतरे में खतरे में खतरे में। सीए के ऊपर नॉट इवन अ सिंगल कानून जो था कोई भी इंडियन सिटीजन पे लागू हो रहा था, इट वाज अभी शरणार्थी जो बाहर से आए, जो हिंदू को जाने की जरूरत नहीं थी। अरे भैया कौन से मुसलमान की सिटीजनशिप हटाई गई, पूछ रहा हूँ इतने साल हो गए, नहीं हटाई गई, और पूरा देखो मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे। भाई बिकॉज इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जहाँ पे हिंदूज जो है उनकी बात सुनी जाती है, वो है हिंदुस्तान, वो है भारत। और ये पूरी ग्लोबल लॉबी है जो चाहती है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से ये सिविलाइजेशन बढ़ जाए, ये अपने अस्तित्व को खो दे और जाके हम इसमें राज करें। दैट इज व्हाट द होल ऑब्जेक्टिव इज। सो रादर देन ब्लेमिंग द हिंदूज एंड यू नो कोट अनकोट लीडर्स फॉर व्हाट द इल इज इन द many parts of the Muslim society, they should look within, and their leaders and their intellectuals have to start and ask those questions. France में देखो क्या हो रहा है, France went towards excessive liberalism. अब now what is the situation in France at many places? रोहिंग्यास को ये लोग कह रहे थे कि हमें एंटर करवा लें, और बांग्लादेश और यही लोग खुद रोहिंग्यास को टाटा बाय बाय कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. They have not been able to accept that there is a huge Kattarpanthi element which has to be exposed to the nail. That is what they don't do. ये बटला हाउस के आतंकवादियों तक के लिए हमारे लीडर्स ने आंसू बहाए। जब ये स्थिति है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मोदी तो बोल रहा है भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, जैन डजंट मैटर, तुमको सरकारी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। कौन सी एक मुसलमान महिला को आवास, मैं तो इतना ग्राउंड पे घुमाऊं, मुसलमान महिलाओं को उत्तर प्रदेश बिहार कहीं भी जाओ आप, आवास की स्कीम अगर एलिजिबल है तो मिली है चीज। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था ना कि द ब्रदरहुड ऑफ इस्लाम इज बिटवीन मुस्लिम एंड मुस्लिम, देयर इज नो अदर एंट्री इनटू इट। वो तो है। सॉरी, एक चीज इसलिए एक मैं आपको रोक रहा हूँ, एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक बड़े सी एक पत्रकार है, सेक्युलर पत्रकार, जो कांग्रेस पार्टी की बहुत गुणगान करते हैं टेलीविजन के ऊपर, हु डज नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। एक तो यूट्यूब पे आ गए अंग्रेजी के अंदर, एक अभी भी बच्चे यूट्यूब पे आना, और जो क्रिकेट के ऊपर भी कई बार अपनी कमेंट्री दे देते हैं। तो वो गए असदुद्दीन ओवैसी के घर पे इंटरव्यू करने, तो उनसे बोला आई वांट टू हैव बिरयानी विद योर वाइफ। असदुद्दीन ओवैसी सेड नो दैट इज नॉट अलाउड। उसमें आप इंटरव्यू में जाके देखिए, बोलते हैं कि उनकी वाइफ को तक नहीं लेके आए, नहीं शी वाज बिकॉज हमारे एक सिस्टम में अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये लोग क्या बात करेंगे प्रोग्रेसिव थॉट्स की, जब इनके इसमें कुछ कोट अनकोट इक्वालिटी है ही नहीं। So if that is what I'm trying to say, they want Wahhabism to come in this country and they want to get that as the mainstream part. Actually even that is a misnomer, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि साहब की जो प्रॉब्लम है वो वहाबिज्म से, वैसा नहीं है। पूरी हिस्ट्री देख लीजिए, यहाँ पर जो भी था वो सूफी थॉट था, और जितने भी तो आपने कितना बड़ा एक्सपोज किया है, सूफी थॉट पे तो आपने कितना बड़ा एक्सपोज किया है। बिगेस्ट मैसेकर्स हुए हैं, उनकी लीड जो है वो सूफीज ने लिए। तो ये तो आपने कितना बड़ा एक्सपोज किया है, चाहे वो मतलब आपका मलप्पुरम वाला हो, बिल्कुल, चाहे वो नोआखाली वाला हो, चाहे वो कैलकाटा किलिंग्स हो 1946 की, चाहे वो पाकिस्तान में जो शुरू हुआ वो भी मानकी साहब के जो मानकी शाह पीर थे, वो बिल्कुल हसानत वो थे उसमें सारा। वो तो देखिए जो चीज़ जो है वो कहते हैं ना सूफीज़म में भी कि भाई वो शरीयत के नीचे नीचे है, बस everything is inside. So they believe in Shariat first, Constitution later. That is the issue. And Modi believes in Constitution first. Even Sufism is below Shariat. So you are answered दिक्कत क्या? अच्छा, इसी में जो इसका कॉग्नेट है, उसका वो कॉग्नेट ये है कि मैं देख रहा हूँ लगभग 1-1.5 या लगभग मैं ये कहें कि शाहीन बाग के बाद से ये डिसइल्यूजनमेंट शुरू हुआ था, और अब जो है वो काफ़ी पीक पर पहुँचता जा रहा है। और मणिपुर की घटनाओं के बारे में भी छोटी छोटी बातें, जैसे अभी तक प्रधानमंत्री चुप थे, जब कुकियों के ऊपर अत्याचार हुआ तो बोले। तो इन सब चीज़ों से जो कोर हिंदुत्व वोट है वो डिसोल्यूशन हुआ है। मेरा मानना है कि ये कोर हिंदुत्व वोट जो है वो 3-4% या उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। और ये कोर हिंदुत्व वोट सबसे मुखर था जिसने 2014 में बिना कहे वॉलेंटियरिज्म किया था और सब जगह मोदी मोदी करके पूरा माहौल बनाया था। ये जो है ये थोड़ा सा निराश, हताश, और ऐसा लगता है कि ये शायद बैठ जाएगा घर पे। इस तरह की इस समय जो आ रही है, वही वाली बात मैंने कहा कि वीरता की कोई बात नहीं हो रही, केवल भक्ति रस से नहीं होगा, वीर रस चाहिए। तो उस वीर रस का कोई भी प्रमाण इस समय दिख नहीं रहा। तो ये जो कोर हिंदुत्व वोट है, ये आपके विचार से ये क्या करेगा? मेरा मानना ये संजय जी कि इवेंचुअली एक कोर हिंदुत्व वोट के पास में
जब जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएगा एक चॉइस हो जाएगी ऑफ एन अलायंस विच ऑफ ए जो आपकी रीब्रांडेड यूपीए जो उनको एज सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरीके से ब्रांडेड करते हैं। दे विल नॉट बी एबल टू, जो गुजरात में जनेऊधारी ब्राह्मण थे वो आज टी शर्ट जनेऊ ने कब पहना गुजरात के बाद से अभी तक नहीं पहना। तो मेरा मानना है कि जब जनवरी के अंदर राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा और जब ऐसी स्थितियां आगे इवेंचुअली होगी, आप इसमें जोश इवेंचुअली देखोगे, क्योंकि इनके पास चॉइस दो हिंदू अल्टरनेटिव्स के बीच में नहीं है। इनके पास चॉइस जो होगी अल्टीमेटली एक जो हिंदुओं की आस्था में विश्वास रखने वाले ऑल्टरनेटिव विच इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलॉन्ग विद इंश्योरिंग इक्वालिटी फॉर ऑल, एंड एक दूसरे थॉट प्रोसेस के प्रति है जो इज अ वेरी वेस्टर्न, मतलब इट्स नॉट ingrained in the Indic civilizational thought process. That is where the whole thing India comes. with dots. So India with dots जिसको आप कहते हैं, and they have to accommodate people like Abu Azmi, they have to accommodate people like ये ममता बनर्जी का लेफ्ट, और इन सब के इसमें लेफ्ट कैन नेवर बी एक्सेप्ट, लेफ्ट के लिए रिलीजन वाज द ओपियम फॉर द मासेस, बट दैट वाज ओके फॉर द मुस्लिम्स टू प्रैक्टिस इट, फॉर द अदर्स टू प्रैक्टिस, बट ओनली दैट अप्लाइड टू द हिंदूज. दैट इज द रियलिटी. So that is a stark difference which is there. Till the time वो stark difference रहेगा संजय जी, मेरे हिसाब से वो बैठना मुश्किल है, क्योंकि नेशनल इलेक्शन होगा और उनको पता है कि दूसरी साइड अगर आ जाएगी तो हम उस एरा में चले जाएंगे जब 26/11 के लिए आरएसएस की साजिश या हिंदुओं की साजिश कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा. सो ये जो चॉइस है ना, ये एक नियर ऑल्टरनेटिव्स के बीच में नहीं है, ये एक्सट्रीम चॉइसेस के बीच में आ जाता है. तो अगर माहौल बनता है, अगर वो जोश आता है, अभी नहीं है मैं मान रहा हूं, पर अभी वी आर स्टिल 8 to 10 months इन रन अप टू 2024. तो अगर वो माहौल आता है देन द चॉइस विल बी वेरी वेरी क्लियर. मेरे हिसाब से जो चैलेंज एनडीए को आएगा दैट विल बी मोर कि क्या ये लोग ये जो आपके रीब्रांडेड यूपीए वाले हैं, क्या ये हिंदुओं को इस तरीके से बांटेंगे कि मान लो मल्लिकार्जुन खड़गे द फर्स्ट एससी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट, आई एम गिविंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि जो भी बांटने की स्थिति होगी ना वो नीचे की तरफ से ज्यादा आएगी. सरवनों ने अपना जब जो तबका दिखाया था मध्य प्रदेश 2018 में दिखाया था जब कोई मुख्यमंत्री बोल रहे थे कोई माइकल लाल जो है रिजर्वेशन नहीं हटा सकता, तो जितने भी सवर्न डोमिनेटेड सीट्स थे उसको काफी सिग्निफिकेंट नुकसान हुआ था, तभी बीजेपी 108 के ऊपर आई थी. I believe that. और उसके बाद EWS लाए थे. EWS लेके आए थे. तो वो जो गलती थी वो है. I think Modi is a leader. At least I can tell you that he is very well connected, quote unquote, to the ground compared to any other leader. And when it comes to speaking to the people at large, there is no comparison to him. And he is a leader who is risen from bottom up. That is, and उस तरीके का कोई लीडर अक्रॉस टेंजेंट पे नहीं है, और उसने हर चीज महसूस की है, एक्सपीरियंस की, लाइक यू बीन इनटू सर्विस, तो यू नो एवरी नुआंस ऑफ इट. He has seen every aspect of governance and he has still kept that feedback loop from the ground going. तो अगर आप सुनेंगे 3 दिन पहले उन्होंने बोला था कि मैं कुछ गलत काम कर सकता हूँ पर बदनीयत से नहीं करूंगा. तो नैरेटिव बनने की बात है. और चॉइस संजय जी, इट्स नॉट अबाउट कि आप दो सिमिलर प्लेयर्स के बीच में चूज कर रहे हो, आप दो एक्सट्रीम्स के बीच में इवेंचुअली चूज होते हुए आप देखोगे. और मेरा ये मानना है तब तक जाके दैट सेंटिमेंट विल डेफिनेटली राइज. जोश लाने के लिए और क्या ये कर सकते जो होना पड़ेगा, क्या ये फ्रीबीज इतना लेके आएंगे, क्या जनता जो फ्रीबीज मेरा जैसे जोश की जो बात हो रही है वो अभी लाने की, वीर रस की जो बात हो रही है, अभी राम मंदिर के अतिरिक्त और क्या चॉइसेस है? यूसीसी के ऊपर अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, बिकॉज यूसीसी पे कांग्रेस हैज कम आउट हेवीली स्ट्रांगली अगेंस्ट यूसीसी, सेइंग दैट इट दे डू नॉट सपोर्ट द आइडिया. सो दैट विल आल्सो हैव लॉट ऑफ पीपल ऑन द बोथ द साइड्स टेकिंग पोजीशंस. और इवेंचुअली यूसीसी अल्टीमेटली इक्वालिटी की बात है, उसमें कोई एक धर्म के प्रति नहीं है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत स्टार्क चॉइसेस आएंगी. तीसरा मुझे लगता है सीए का क्या रूल इंप्लीमेंट हो सकते हैं, बिकॉज दैट इज आल्सो पेंडिंग. दैट इज पॉइंट नंबर 3. दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बंगाल देन. hugely and also it will send a very big message. I have been to the Pak Hindu camps. बहुत जरूरत है रूल्स इंप्लीमेंट करने की, वो सब, और उनकी सिर्फ उम्मीद दो ही लीडर से, बोलते हैं कि यार हम लोग स्थिति जिसमें रह रहे हैं अच्छी नहीं है, हमारी चीज रेगुलराइज नहीं हुई है, कई जगह वो लोग रह रहे हैं वो पिट में रह रहे हैं, बट स्टिल दे थिंक यार यहाँ पे मेरे धर्म तो प्रोटेक्टेड है. पाकिस्तान में तो मुझे निकाह करना पड़ता था, मैं अपना हिंदू होने पे मुझे दिक्कत होती थी. सो बट देयर विश्वास इज आल्सो विद मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड अमित शाह. सो दीज 3 थिंग्स इफ यू आस्क मी,
But along with this, I'll give you one nuance. See, law, संजय जी, coercive actions को ground पे implement करते हुआ दिखता नहीं है मुझे अभी, which means जिसमें एक iron fist policy की जरूरत होती है, उसमें हम कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीए के उसमें हम लोग ने करा, पर अभी तक इम्प्लीमेंट हम लोग रूल्स जो है वेट कर रहे हैं कि रूल्स इम्प्लीमेंट होगा. तो ऐसी स्थिति या ऐसे एक्शंस जो हिंदुओं को कंसोलिडेट करें रादर देन कंसोलिडेटिंग द अदर साइड, दैट हैज टू बी सीन. आपके हिसाब से क्या आपको लगता है? आई थिंक देयर आर सम एक्ट्स, देयर आर लो हैंगिंग फ्रूट्स like वक्फ एक्ट, लाइक प्लेसेस ऑफ वर्शिप. वक्फ will be a big thing if it happens. और वक्फ में बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है. इफ दे आस्क मी, ऑल आई फॉर द टाइम बीइंग ऑल यू नीड टू डू कि जो 2013 के जो अमेंडमेंट्स जो ड्रैकोनियन थे उसको नलिफाई कर दें और कुछ और मेजर्स ले लें. जो अत्याचार हो रहे हैं वक्फ तो इज अ बिग लैंड माफिया, is one of the biggest land mafia. It is. So they need to do that. कुछ judgments भी आए हैं, उनको codify कर दें. Places of Worship Act will be historical if they do. Places of Worship Act is already actually उसका जो implementation है, उसमें जो उसका section 4 है, उसमें जो कहते हैं ना कि भाई religious character will not be changed. तो वो जो religious character है, वो वैसे भी ये well established है कि that religious character is to be established through a civil suit. तो वो एक civil determination वैसे भी होना होता है. तो इस एक्ट का सिर्फ एक न्यूसेंस वैल्यू है कि जहाँ भी लोग जो हैं वो अपने सिविल राइट्स डिटरमिन करने जाते हैं तो वो ये लेके पहुँच जाते हैं कि साहब ये बार्ड है. तो वो दैट नीड्स टू बी थॉट थ्रू, और बहुत आसान है उसको करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. तो ये 2-3 लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. एक माइनॉरिटीज स्टेट वाइज करने का जो है वो, दैट इज ऑल्सो लो हैंगिंग फ्रूट, जो कि जुडिशरी करने को तैयार है. गवर्नमेंट जो है वो रिप्लाई नहीं फाइल कर रही है. एक बार रिप्लाई फाइल करके विड्रॉ कर लिया. तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स दे कैन क्लिंच वेरी इजीली. लेकिन वही वाली बात है, आप देख रहे हैं कि साहब पता नहीं क्या इस टेन्योर में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट है कंपेयर टू द प्रीवियस. मेरा मानना है कि राम मंदिर के साथ में यूसीसी व्हाट दे विल बी, एंड इफ यू आस्क मी 3 थिंग्स, राम मंदिर जो इनॉग्रेट होने वाला है, यूसीसी and implementing the CA rules, these 3 will be my thing. I believe places of worship acts, waqf का जो है, this might take some time. That is my reading. I might be wrong, you never can guess them. तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करेंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत ही स्पष्टता से और बहुत ही खुले रूप से सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, सभी के ऊपर चर्चा की. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम. नमस्ते. वंदे मातरम.